हाँ जी सर, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी लोग? जीवन कैसा चल रहा है आपका? तो लास्ट करंट अफेयर्स का रिवीजन हम करने वाले हैं। लास्ट 5 मंथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 5 महीने का भी हो सकता है, ये 4 महीने का भी हो सकता है। जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि सब करना है। इम्पॉर्टेंट मतलब जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आने वाले समय में अभी 13 तारीख को आपका होने वाला है एनडीए और सीडीएस का एग्जाम। उसके बाद आपका जुलाई में होगा सीजीएल एसएससी का एग्जाम, एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल सीएपीएफ का एग्जाम। कोई भी एग्जाम होगा इसमें से करंट अफेयर्स निश्चित रूप से आना है, तो आना ही है। ठीक है। इसी बात पे आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज का सवाल अपना होगा टेलीमानस। टेलीमानस क्या है? टेलीमानस रिवोल्यूशनाइजिंग मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया। देखो, मानस याद रखिएगा, मन से रिलेटेड। टेलीमानस, टेलीमानस किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड हो जाएगा। ये बात याद रहेंगे। टेलीमानस जो है वो किससे रिलेटेड होगा? तो मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड होगा। देखो, एक सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में, ही रिसेंटली पूछा गया था जियो साइंटिस्ट में, कि टेलीमानस ऐप के बारे में बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड। बिल्कुल गलत बात है। पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड अंडर चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स कैन रिपोर्ट थ्रू दिस ऐप डायरेक्टली टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबाउट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज ऑफ देयर चिल्ड्रन। पता नहीं, नहीं ठीक है। इट इज़ ए मोबाइल ऐप फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ इशू। ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये भी गलत हो जाएगा। तो सीधे आंसर हो जाएगा आपका क्या आंसर? टेलीमानस ऐप। ठीक है। टेलीमानस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। टेलीमानस जो है वो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMER जेपमर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है टेलीमानस। तो टेलीमानस किसके द्वारा आया है? तो जेपमर के द्वारा आया है। टेलीमानस का मतलब टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो भी ध्यान रखिएगा। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। इसमें क्या होगा, 2023 में द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था इसको। टोल फ्री नंबर क्या है? 14416 टेलीमानस, कवरिंग ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, एमिंग टू ब्रिज द गैप इन एक्सेस टू मेंटल हेल्थ। तो 14416 आपके काम का बात हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा टेलीमानस सीधा मतलब क्या है? मेंटल हेल्थ है। बस इतनी कहानी आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल, इंडियन नेवी ने इम्बार्क करा है सेकेंड एडिशन ऑफ नाविक सागर परिक्रमा। नाविक सागर परिक्रमा भाई साहब, पूछा जा रहा है आपसे कि नाविक सागर परिक्रमा जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा, इंडियन नेवी ने अनाउंस किया है सेकेंड वेमेन सरकम नेविगेशन एक्सपीडिशन ऑन एंड अनवील द एक्सपीडिशन लोगो। कुल कहानी मतलब ये है कि इंडियन नेवी विमेन ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कमांडर क्या नाम है, रूपा ए, और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, इन्होंने क्या करा है? इम्बार्क करा है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। आईएनएसवी तारिणी, इसके पहले भी एग्जाम में सवाल बन चुका है, 2016, 17 में, 18 में सीडीएस का एग्जाम है। आईएनएसवी तारिणी। तो इसका सही आंसर बताओ क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डरबन पोर्ट। अच्छा, ये याद रखिएगा, फ्री मेंटल, लाइटलन, पोर्ट स्टेनले, ये सब कहाँ पड़ता है? तो ये भी कहानी जो है आपको क्लियर होना चाहिए। तो बताइए सर, ये सारे पोर्ट्स जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कहाँ पड़ता है। सारे पोर्ट्स जो है वो कहाँ पड़ते हैं, ये आप बता सकते हैं। बताइए, बता पाएंगे? हाँ जी। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? तो चलिए अगला बढ़ते हैं अपने सवाल पर। अपना सवाल, चलो कुछ चीजें भी ध्यान रखते चलते हैं इसको। आईएनएसवी तारिणी क्या है? तो आईएनएसवी तारिणी याद रखिएगा, क्या इंडियन नेवी का क्या है? नाविक सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन में आईएनएसवी तारिणी ने ऑन बोर्ड करा है नाविक सागर परिक्रमा 2, ऑन बोर्डिंग आईएनएसवी तारिणी। ठीक है। यहीं पर आता है सर पॉइंट नेमो। आईएनएसवी तारिणी को कहाँ पर ऑन बोर्ड करा गया है? तो पॉइंट नेमो में। और पॉइंट नेमो, और एग्जाम में पूछा जाएगा पॉइंट नेमो क्या है, तो ये पैसिफिक ओशन में एक जगह का नाम है। पैसिफिक ओशन में एक जगह का नाम है। पैसिफिक ओशन का शेप कैसा होता है सर? तो पैसिफिक ओशन का जो शेप होता है, पैसिफिक ओशन का जो शेप होता है वो क्या होता है? तो वो होता है सर्कुलर। तो ये भी कहानी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे, अब देखिए आगे। आगे क्या हो रहा है? आगे ये कह रहा है कि बताइए पॉइंट नेमो जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो याद रखिएगा, पॉइंट नेमो जो है, पॉइंट नेमो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ नहीं है। ठीक है, पॉइंट नेमो इज नॉट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ। ये बात आप ध्यान रखिएगा, छपेगा सवाल, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये कहानी भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी आपका क्लियर हो गया। अगला सवाल है आपसे,
इंडिया कंडक्ट किया है फर्स्ट एवर गैंगीज रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन असम। यानी कुल मिला कहने का मतलब ये है कि गंगा रिवर डॉल्फिन को कहाँ पर टैग किया गया है, तो असम में किया गया है। असम में हाल ही में बताइए कौन सा 8वां नेशनल पार्क बनाया गया है, तो 8वां नेशनल पार्क हो जाएगा क्या, शिखना, शिखना ज्वालाओ, ज्वालाओ नेशनल पार्क। शिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क जो है उसको क्या बनाया गया है, 8वां नेशनल पार्क बनाया गया है, कहाँ पर, असम में। ये भी कहानी आपको पता होना चाहिए। चलिए इंडिया का कुछ और कहानी सुन लेते हैं। इंडिया का देखो, ये गैंगीज रिवर डॉल्फिन जो है वो हमेशा चर्चा में रहा है और एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए याद रखिएगा, ये अच्छा थीम बन सकता है। पूछ रहा है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप जानते ही हैं। ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो है, इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज, इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी। अगला सवाल, इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, अभी हाल ही में परसों शायद मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, जो पंबम ब्रिज जो है वो भी तमिलनाडु में है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम, फर्स्ट ग्रेन एटीएम, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो फर्स्ट ग्रेन एटीएम जो है वो लॉन्च किया गया है अन्नपूर्ति के नाम से। किस नाम से, अन्नपूर्ति के नाम से। और अन्नपूर्ति के नाम से कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है भैया, तो भुवनेश्वर पड़ता है आपका उड़ीसा में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। ये सारी बात जो है आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तेलंगाना जो है, तेलंगाना के हैदराबाद में, हैदराबाद, तेलंगाना, तेलंगाना के हैदराबाद में क्या किया गया है, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। हैदराबाद के तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में क्या बनाया गया है, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, इंडिया का पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 2 3 4 5 5 न्यूज आपने कवर किया, ये छठा न्यूज हो गया और ये 7वां न्यूज हो गया। ठीक है, तो ये भी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल जो है मेट्स स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। मेट्स स्कीम, मेट्स स्कीम क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम दिसंबर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अच्छा चलो, अब बताओ वॉलेस लाइन यहाँ से आता है, वॉलेस लाइन, वॉलेस लाइन कौन सा लाइन है, तो ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाला लाइन है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को अलग करने वाला लाइन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वॉलेस लाइन। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है। चलो अब मेट्स स्कीम के बारे में पढ़ना है। दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू अट्रैक्ट यंग टैलेंट फ्रॉम इंडिया टू फिल की रोल्स इन सेक्टर लाइक हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड्स विच हैव बीन फेसिंग लेबर शॉर्टेज। ठीक है, तो मेट्स स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो मेट्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखिएगा, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम, इसको मेट्स बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है, इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अर्ली करियर प्रोफेशनल्स अ चांस टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years. इट इज ओपन टू इंडियन नेशनल हु आर एज 30 years और यंगर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। बैकग्राउंड क्या है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने इंटर किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट एमएमपीए। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एमएमपीए में कौन कौन आया हाल ही में, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने साइन करा है क्या, एमएमपीए। एमएमपीए का मतलब होता है क्या, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट। ठीक है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट जो है वो कौन साइन किया है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक, अब मेट्स जो आया है वो एमएमपीए के अंडर में आया है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई। तो मेट्स स्कीम हाल ही में कहाँ पे लॉन्च हुआ है, किसके लिए लॉन्च हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए इंडियंस जा सकते हैं। अगला सवाल है पूर्वोदय प्लान के बारे में। पूर्वोदय प्लान क्या है ठीक है बताओ, हाँ,
पूर्वोदय प्लान। पूर्वोदय प्लान के बारे में याद रखिएगा, पूर्वोदय प्लान जो है टारगेट करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट अक्रॉस बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश टू propel these states as engines of development it emphasize। तो पूर्वोदय प्लान जो है किस किस राज्यों के लिए है, तो याद रखिएगा पहला राज्य हो गया बिहार, उसके बाद कौन हो गया झारखंड, उसके बाद हो गया वेस्ट बंगाल, उसके बाद क्या हो गया उड़ीसा, उसके बाद हो गया आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा एग्जाम में सवाल आ जाएगा इनमें से कौन पूर्वोदय प्लान का पार्ट नहीं है, तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी, ठीक है। याद रखिएगा पूर्वोदय प्लान जो है वो क्या है, तो पूर्वोदय प्लान जो है वो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। टूरिज्म डेवलपमेंट करना है तो बिहार और उड़ीसा हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव। द फोकस इंक्लूड इनहेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एंड टूरिस्ट फैसिलिटी एज की हेरिटेज। अब विष्णुपद टेम्पल कहाँ पर है, गया में, इसमें भी इसको भी शामिल किया गया है। महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में, बिहार और वेरियस कल्चर, इसको भी शामिल किया गया है। तो विष्णुपद टेम्पल भी याद रखिएगा, विष्णुपद, विष्णुपद टेम्पल, और इसके अलावा महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल। तो ये दोनों कहानी जो है आपको क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलो, एक ट्राइब है जिसका नाम है जुआंगा ट्राइब, जुआंगा ट्राइब। याद रखिएगा, छपेगा सवाल, जुआंगा ट्राइब एग्जाम में आएगा और मैं दिखाऊंगा। जुआंगा ट्राइब जो है वो हाल ही में चर्चा में था, क्यों, क्योंकि इसको पीवीटीजी कैटेगरी में शामिल किया गया है। पीवीटीजी, पीवीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप, इसको पीवीटीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है। और ये कहाँ का है जुंगा ट्राइब, तो जुआंगा ट्राइब जो है वो उड़ीसा का है, ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा से याद रखिएगा क्या, पुरी, पुरी में क्या है, जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा से याद रखिएगा क्या, कि 9 जनवरी को जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है वो यहीं पर मनाया गया है, 2025 वाला, ठीक है। तो ये दोनों कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा, बाकी हम आगे बात कर लेंगे। चलो, इंडिया का पहला स्टील कार्बन जो स्टडी हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। चलो, कुछ और बातें याद रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट स्टील कार्बन, स्टील कार्बन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है केवलादेव में, केवलादेव। और केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, तो याद रखिएगा केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। क्या था ये, तो ये फर्स्ट वेटलैंड साइट था, रामसर साइट था, ठीक है, वेटलैंड, रामसर, रामसर साइट है ना, याद रखिएगा इसको। बात समझ में आ रही है। चलो, टील कार्बन का मतलब क्या होता है भैया, तो टील कार्बन का मतलब होता है जो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर में कार्बन स्टोर होता है, ठीक है, या फिर माइक्रो बायोमास में कार्बन होता है, वो सब टील कार्बन की कैटेगरी में आ जाता है। इतनी बातें याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। इसकी स्टडी कहाँ हुई है, टील कार्बन की स्टडी कहाँ हुई है, तो ये स्टडी हुई है अपना केवलादेव नेशनल पार्क में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है। बताओ भैया, याद है, क्लियर है। बताइए सर। चलिए ठीक है, और थोड़ा उठ के बैठ जाओ भैया, काहे एकदम बेशर्मी फैलाए हो, उठ के बैठ जाओ, ईयरफोन लगा के मत सुनो। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने रिलीज किया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। बात समझ में आ रही है। चलो, इसके अलावा मैं आपसे कुछ और भी चीजें पूछना चाहता हूँ। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का लार्जेस्ट, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, और दुनिया का हाईएस्ट इमेजिंग चेरनोकोव ऑब्जेक्ट, लिख लेता हूँ, इमेजिंग, गला थोड़ा ठीक नहीं है भाई, इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर इसको बनाया गया है, तो याद रखिएगा इसको हेनले में बनाया गया है। हेनले कहाँ पड़ता है, तो हेनले पड़ता है आपका लद्दाख में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो, दूसरा, इंडिया का फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, इंडिया का फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटी, ठीक है, फॉर बायोपॉलीमर्स, उसको इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पर, पुणे में। तो ये दोनों कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आया है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जिसके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है उसमें सबसे पहले नाम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तीन चीजें याद रखिएगा। एरिया वाइज सबसे पहले एरिया की बात कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया की बात कर लीजिए। तो
एरिया में सबसे पहले पे मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन है? महाराष्ट्र है। परसेंटेज वाइज देख लीजिए, तो परसेंटेज वाइज में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, मिजोरम और फिर अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी है श्री विजयपुरम। यहाँ पर एयरपोर्ट है, सावरकर एयरपोर्ट। ठीक है, तो दो चीज़ें याद हो गई। एरिया वाइज कौन है? मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। और परसेंटेज वाइज यहाँ पे भी लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, और परसेंट लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। क्लियर है मामला? बोलो भाई। अब आता है लार्जेस्ट जो है फॉरेस्ट और ट्री कवर की हमने बात कर ली। अब ट्री कवर में पूछ लिया जाए, फॉरेस्ट कवर में पूछ लिया जाए। फॉरेस्ट कवर में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन अगर ट्री कवर पूछा जाए तो महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है, और ये किस में है? ट्री कवर में है। लेकिन फॉरेस्ट कवर की बात कर लें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये सब मत याद करिएगा, इसको भी मत नहीं, इसको भी नहीं, लेकिन ये जरूर याद करिएगा, फॉरेस्ट और ट्री कवर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। परसेंटेज वाइज में लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? ये बाइएनियली आता है, रिपोर्ट जो है वो हर साल नहीं आता है, 2 साल में एक बार आता है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करता है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। आपसे पूछा जाएगा पूरे इंडिया के ज्योग्राफिकल में कितने परसेंट पे फॉरेस्ट और ट्री है, तो 25%। याद रखिएगा, 1/4। ये भी कहानी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अभी कुछ भी मत याद करिएगा, इतना रिवीजन कर लीजिए जिससे आपका काम जो है बन जाए। अब आ रहा सवाल कि बताइए, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कंसीडर करना है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल एरिया, लक्षद्वीप हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट। अभी देखा है हमने कि फॉरेस्ट कवर में कौन था? फॉरेस्ट कवर में एरिया वाइज मध्य प्रदेश ज्यादा था। इसमें क्या पूछ रहा है? अच्छा, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो परसेंटेज वाइज कौन है? लक्षद्वीप ज्यादा है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ इज शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब देखो, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में सबसे ज्यादा कौन दिखा रहा है ग्रोथ? बताओ, सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? छत्तीसगढ़ का कहीं इसमें नाम नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला। द स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवरेज, मध्य प्रदेश। फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है, और फॉरेस्ट कवर में ये है, फॉरेस्ट कवर में कौन है? मध्य प्रदेश है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन मिजोरम। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री, फॉरेस्ट और ट्री में एरिया वाइज पे कौन है? तो मध्य प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, तो समझ में आ गया होगा। तो ये कहानी जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। आईएफएसआर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है भैया कि बता दीजिए आप, क्या है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 किसको दिया गया है? तो डेनियल बारेनबोइम। डेनियल याद रखिएगा, अली अबू याद रखिएगा, ठीक है। डीए याद रख सकते हैं, दा, जिसको डी से हो जाएगा डेनियल, और ए से हो जाएगा अली अबू। ठीक है, अली अबू और डेनियल। ठीक है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट फॉर 2023 दिया गया है डेनियल को, जो क्या है? फेमस पियानिस्ट और कंडक्टर है। और अली अबू अवार्ड जो है, अली अबू अवाद जो है, वो पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो डीए को दिया गया है। ये कहानी भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है? हम्म चलिए, कुछ और एक दो बात याद रखिएगा। इंडिया ने कोलैबोरेट करा है किसके साथ? इंडिया और यूएसए का कोलैबोरेशन हुआ है। इसमें क्या हुआ है भैया? तो ये फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाया जाएगा। फैब्रिकेशन प्लांट, ठीक है। फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहां पर बनाया जाएगा? इंडिया यूएसए की सहायता से बनाया जाएगा, भारत का पहला होगा। और उसके अलावा इसका नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है शक्ति। इस बात को ध्यान रखिएगा, शक्ति इसका नाम रखा गया है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, कुछ और एक दो चीज याद रखिएगा। टडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ है? टडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद नंजारण्य बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु में।
तवा रिजर्वायर कहाँ है? ये पड़ेगा मध्य प्रदेश में, याद कर लीजिएगा, इसी पे सवाल आएगा। ठीक है। कज्जू वैली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो ये पड़ेगा तमिलनाडु में। ये दो चारों कहानी ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़े। चलो, एक सवाल है, P5 ग्रुपिंग क्या है? P5 ग्रुपिंग क्या है? P5 होता है 5 परमानेंट मेंबर्स विद वीटो पावर। ठीक है, वो 5 कौन कौन है आप बता दीजिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए सर, क्लियर है मामला? ठीक है, चलो अगला सवाल। सामंता हार्वे ने जीता है क्या बुकर प्राइज? किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए। तो सामंता हार्वे ने बुकर प्राइज किसके लिए मिला है? ऑर्बिटल के लिए। और आदित्य अय्यर की क्या है? गुली गुली और मोर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए सामंता हार्वे को किसके लिए मिला है और किसके लिए। देखो क्वेश्चन क्या है, द बुकर प्राइज इज अवार्डेड एनुअली फॉर द बेस्ट नॉवेल रिटेन इन इंग्लिश एंड पब्लिश इन द यूके और आयरलैंड। बिल्कुल ठीक बात है। द फर्स्ट बुकर प्राइज वॉज अवार्डेड इन 1969, ये भी ठीक है। पॉल लॉन्च वन द 2024 बुकर प्राइज फॉर हर नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरे भाई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति रॉय की है, अरुंधति रॉय की है। तो ये बात याद रखिएगा। तीसरा गलत हो गया, तीसरा गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर सही हो जाएगा। आपको कुछ नहीं पता था, ये भी अगर पता रहा होता ना तो आप कर ले गए होते। द बुकर प्राइज फाउंडेशन ऑल्सो अवार्ड्स द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर वर्क्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। बिल्कुल ठीक बात है। यानी ये सब कहानी याद रखिएगा। सामंता हार्वे ने बुकर प्राइज जीता है किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए। कहानी यहीं पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो पिनाका के बारे में बात कर लेते हैं। पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है ये? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। क्या है ये? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। और ये इंडिया में इसको डेवलप किया गया है इंडिजिनसली। ठीक है, इंडिजिनसली डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात। और अभी के समय पिनाका की जो रेंज है, एडवांस वर्जन ऑफ पिनाका, एडवांस वर्जन में एडवांस वर्जन में जो रेंज रखी गई है वो कितनी रखी गई है? तो याद रखिएगा 300 किलोमीटर की है। एडवांस वर्जन में कितनी है? 300 किलोमीटर की है। अगला, द बुकर प्राइज रिकॉग्नाइज इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन while the इंटरनेशनल बुकर प्राइज रिकॉग्नाइज फिक्शन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो बुकर प्राइज में याद रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन की बात होती है, लिख लीजिएगा। बुकर प्राइज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन की बात करता है, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। कोई भी फिक्शन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है तो उसकी बात करता है। दोनों में अंतर जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा? बताओ भैया। क्लियर है मामला? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सरसाइज गरुण शक्ति के बारे में बात हो रही है। गरुण शक्ति के बारे में एक्सरसाइज बात हो रही है, और ये देखिए ये आपका क्या है? पीआईबी का न्यूज है। क्या है? गरुण शक्ति। इंडियन आर्मी ने गरुण शक्ति कब से कब तक करा? 1 से 12 नवंबर 2024 के बीच। कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में। और ये कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था। सब कुछ पीआईबी में लिखा हुआ था, मेरी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं है। गरुण शक्ति याद रखिएगा, इंडिया और इंडोनेशिया, इंडियन आर्मी और इंडोनेशिया के बीच। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो इंडोनेशिया की कैपिटल नया संतरा यानी नू संतारा है। ठीक है, अभी कुछ वोल्केनो के लिए इंडोनेशिया चर्चा में था। अच्छा, इंडोनेशिया कैपिटल नू संतारा किस आइलैंड पे है? तो ये है बोर्नियो आइलैंड पर। किस आइलैंड पे है? बोर्नियो आइलैंड पर। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? यहीं पर एक है ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट लेओतोबी, लेओतोबी लाकी लाकी। ठीक है, याद रखिएगा ये भी कहानी। माउंट सिनेबुंग भी यहीं पर है, माउंट दुकोनो भी यहीं पर है। क्या है? माउंट दुकोनो। ये सारी कहानी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है मामला? अगला सवाल, तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो 9th एडिशन हो जाएगा गरुण शक्ति। किसके किसके बीच? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, द एक्सरसाइज फोकसेस ऑन इनहेंसिंग इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ बोथ द नेशन। ठीक है, 2024 कहाँ हुआ है? अभी तो देखा है 2024 कहाँ हुआ है? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और एक्सरसाइज इंक्लूड ट्रेनिंग इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन एंड जंगल वेलफेयर। बिल्कुल ठीक बात है। यानी तीसरा गलत हो जाएगा, और तीसरा गलत हो जाएगा तो ये भी गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, और ये हो जाएगा आपका बी आंसर सही। ठीक है, तो एक गरुण शक्ति याद रखिएगा किसके किसके बीच होता है? तो गरुण शक्ति जो है
मतलब वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। बात समझ में आ रही है? बताइए सर, बात समझ में आई है? क्लियर है? कर ले जाओगे तो ये भी पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और किसके बीच? यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। अभी हाल ही में नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग नीति आयोग ने, जिसके हेड चेयरमैन कौन होते हैं? मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री सब होते हैं, ठीक है। नीति आयोग ने पहला फिस्कल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च करा, फर्स्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, पहला फिस्कल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च करा है। और कौन सा स्टेट इसमें टॉप किया है? अरे भाई गले में क्या हो गया? टॉप कॉस्ट किसने किया है? उड़ीसा ने टॉप किया है। ये भी कहानी आपको क्लियर होना चाहिए। किसने टॉप किया है सर? उड़ीसा ने टॉप किया है। बात समझ में आ रही है? ये कहां पर 2025 के लिए आया है? तो दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा अपना। क्लियर है मामला? बताइए, क्लियर है मामला? चलिए अगला सवाल, ग्रीन जीडीपी के लिए, ठीक है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जो पहला स्टेट बना है जो ग्रीन जीडीपी को क्या किया है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम से लिंक करा है। कुल मिला कहने का मतलब ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट जो है वो किस स्टेट ने लाया है? तो वो उसी स्टेट ने लाया है जो हाल ही में चर्चा में था, जिसका नाम था छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से आते हैं कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन आते हैं? विनोद कुमार शुक्ल। और विनोद कुमार शुक्ल जी क्या हैं? जिसको 59th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इनको दिया गया है। और 58th किसको दिया गया था? तो 58 जो है वो गुलजार को, गुलजार। और दूसरा क्या नाम था? दूसरा नाम था आचार्य रामभद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य। इन दोनों को दिया गया था। और इसमें क्या दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड में? तो ज्ञानपीठ अवार्ड में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, 11 लाख रुपीस। और एक सरस्वती माता की मूर्ति दी जाती है, डीटी दी जाती है, वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। इतनी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है मामला? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, हम्म बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओ सर, क्लियर है मामला कि नहीं क्लियर है? जल्दी, अरे उठ जाओ यार, एनर्जी में रहो भाई साहब। इतना स्लो रहोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए कुछ और सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इंडियन एयरफोर्स ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसको दिया है? वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, इंडियन एयरफोर्स ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड जो है वो किसको दिया है? चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया गया है। और चंद्रयान 3 मिशन के लिए किसको दिया गया है? तो एस सोमनाथ भाई साहब को दिया गया है। एस सोमनाथ को दिया गया है। एस सोमनाथ क्या थे? इसरो के पहले, अभी इसके पहले चेयरमैन थे। इसरो के इस समय चेयरमैन कौन है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वी नारायणन। वी नारायणन, ठीक है। इसरो कब बना था? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को बना था। इसरो जो है इसरो जो है, इसरो हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। इसके अलावा बेंगलुरु से एक चीज याद आ रहा है, गूगल ने, गूगल इंडिया ने सब लार्जेस्ट कैंपस खोला है कहाँ पर? बेंगलुरु में। और किस नाम से खोला है? तो ये अनंत के नाम से खोला है, अनंता। अनंता मानी नहीं, है ना? अनंत, ANANT, क्या हो रहा है? ANANTA, अनंता के नाम से, ठीक है। तो ये भी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया? क्लियर है? चलिए अगला सवाल अब आ रहा है क्या, कि यूनाइटेड स्टेट और इंडिया से रिलेटेड। तो यूएस से रिलेटेड कहानी याद रखिएगा। इसमें प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या है इस समय? प्रेसिडेंट है अमेरिका के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अमेरिका। वाओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अमेरिका। ट्रंप भी नहीं लिख रहा है ये पेन मेरा, ठीक है। चलो अब जो है इसको, अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ने एक नेशनल बर्ड अपना डिक्लेयर किया, नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है विजडम। उसका नाम क्या रखा गया है? विजडम। क्या है? एक एक है ये लायसन एल्बेट्रॉस,
ये कहानी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपसे कुछ भी नहीं जानना जरूरी है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बात, एक दो पॉइंट और याद रखिएगा, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल आपसे ये है कि सूर्यबाला को 34th व्यास सम्मान दिया गया। व्यास सम्मान दिया गया है किसके लिए? एक मिनट रुकना। ठीक है, तो 34th व्यास सम्मान जो है वो सूर्यबाला को दिया गया है किसके लिए? कौन देश के वासी। ठीक है, किसके लिए दिया गया है? कौन देश, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, वासी वेणु की डायरी, वेणु की डायरी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सूर्यबाला को 34th व्यास सम्मान जो है कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी कहानी जो है आप क्लियर रखिएगा, बाकी सारी चीजें तो मैं आपको बताता रहूंगा। चलो आते हैं अपने सवाल पर। सवाल ये है कि युद्ध अभ्यास जो है यूनाइटेड स्टेट्स और युद्ध अभ्यास स्कोप इंडिया, ये सब जो होता है यूनाइटेड स्टेट के बीच में होता है। तो एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच होता है। वज्र प्रहार के बारे में बात कर रहा है। Focuses on joint training of special forces from both nations. The exercise are part of Indo-US Logistic Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA). The 2023 edition of युद्ध अभ्यास was conducted in Arctic region for the first time. इसमें सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेमोआ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट लेमोआ है, जो कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने साइन किया था कब? 29 अगस्त 2016 को। लेमोआ क्या करता है? लेमोआ के बारे में ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंडियन आर्मी कंटिजेंट ने 15वीं बार इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार किया है। तो एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ है? तो 2 से 22 नवंबर के बीच में हुआ है। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है। और ये कहानी जो है आपकी, ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, क्या कि आर्कटिक रीजन में हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो चौथा चौथा स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। तो कौन कौन सा बचा? तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने क्या करा है? वज्र प्रहार किया है इंडिया और यूएस के बीच में। ये भी कहानी आप ध्यान रखिएगा। अब आ रहा है कि सर प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बता दीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो अच्छा चलो एक चीज और बताइएगा आप, यहीं पे इंडियन आर्मी से मुझे याद आ रहा है, मालाबार एक्सरसाइज जो है किसके किसके बीच हुआ है? मालाबार। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है वो क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। और क्वाड में 4 कंट्रीज कौन कौन से आते हैं? तो एक आता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा आता है जापान, तीसरा आता है यूएसए, इंडिया, और चौथा आता है इंडिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये भी याद रखिएगा। चले इसी बात को बता दीजिए, चैनकाय, चैनकाय पोर्ट जो है वो कहाँ पर है, जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो ये पड़ता है पेरू में। और पेरू कहाँ है? पेरू है साउथ अमेरिका में। पेरू कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप? बताइए सर। चलिए प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में अब बात कर लीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, तब से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। तब से नहीं, मतलब उसी दिन को मनाया जाता है। The nation has entered in Amrit Kal of next 25 years. Our Pravasi Bharati have a significant place in this journey. India का unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। कहाँ मनाया गया है 9 जनवरी को? तो ये मनाया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये याद रखिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया है। और इसका थीम क्या था? डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। इतनी बात याद रखिएगा। बाइनेल इवेंट है, ये भी कहानी आप याद रखिएगा, और थीम बेस्ड होता है। और प्रवासी भारतीय दिवस का इवेंट कौन देखता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखता है। ये भी कहानी आप क्लियर रखिएगा। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो किस, बताओ कहाँ मनाया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया है। ये भी याद रखिएगा। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई साहब, ये भी याद रखिएगा। क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा 8 कोर इंडस्ट्रीज हमारे पास है। 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन आता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा आपका आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में ही आ जाता है रिफाइनरी प्रोडक्ट। पेट्रोलियम के बाद आता है दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तीसरा
स्टील, चौथा कोल, पांचवा क्रूड ऑयल, छठा नेचुरल गैस, सातवां सीमेंट, आठवां फर्टिलाइजर। यही होता है। अब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था, तो 28% पे पेट्रोलियम, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 19%, स्टील 17%, कोल 10%, क्रूड ऑयल 8%, नेचुरल गैस 6% और सीमेंट 5.37% और फर्टिलाइजर 2.69%। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किसका था, पेट्रोलियम का था, और सबसे कम किसका था, तो फर्टिलाइजर का था। ये दोनों कहानी जो है ध्यान रखिएगा। Index of industrial production IIP is a key indicator for measuring the growth rates in different industry group for the economy in the fix। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। द इंडेक्स कंपाइल कौन करता है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको कंपाइल करता है, और करंट बेस ईयर जो हम मानते हैं वो कब का मानते हैं, 2011-12 का मानते हैं। ठीक, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि किसी भी आने वाले किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। पूछा जा रहा है आपसे कि नोबेल प्राइज विनर्स बताइए कहाँ कहाँ से सेलेक्ट किए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ से जब सेलेक्ट किए जाते हैं उसकी बात आ रही है, तो आप क्या बताना पसंद करेंगे, तो याद रखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ये कौन देता है, तो ये देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देता है। नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट क्या देता है, तो मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल साइंस या फिजियोलॉजी में देता है। ठीक है। स्वीडिश एकेडमी क्या देता है, लिटरेचर के क्षेत्र में देता है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है वो पीस प्राइज के लिए देता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्या, कि भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का कहाँ से मिलता है, तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी फॉर ऑफ साइंस से मिलता है। मेडिकल साइंस कहाँ से मिलता है, तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट नोबेल असेंबली से मिलता है। लिटरेचर का स्वीडिश एकेडमी से मिलता है, और पीस प्राइज का नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी से मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब आ रहा है सवाल कि बताइए नोबेल प्राइज 2024 में किसको किसको दिया गया था। ठीक है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया था, होफील्ड और हिंटन को दिया गया था। केमिस्ट्री के लिए बेकर, हैसबिस और जंपर को दिया गया था। फिजियोलॉजी में एम्ब्रोस और रुकवन को दिया गया था। तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, लिटरेचर में किसको दिया गया था, हान कांग को दिया गया था। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में हान कांग को दिया गया था, फिजिक्स में हिंटन और होफील्ड को, उसके बाद जॉनसन रॉबिन्सन और डैरोन जॉनसन और रॉबिन्सन, इन तीनों को इकोनॉमिक्स में दिया गया था। डेमिस हैसबिस, बेकर और जंपर केमिस्ट्री में, विक्टर एम्ब्रोस और रूकन जो है मेडिसिन में दिया गया था। तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है मामला। अगला सवाल अब आ रहा है कि 5 न्यू लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में क्या दिया गया था, जगह दिया गया है। इसके पहले सबसे पहले किसको बनाया गया था क्लासिकल लैंग्वेज, 2004 में तमिल को, उसके बाद 2005 संस्कृत, 2008 तेलुगु, 2008 कन्नड़ा, 2013 मलयालम, 2014 उड़िया। ठीक है, उसके बाद अदर 6 लैंग्वेज मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इसको बनाया गया है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया है रिकॉग्निशन ऑफ 5 मोर लैंग्वेज एज क्लासिकल। ठीक है, तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली याद रखिएगा। 2004 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, क्लासिकल लैंग्वेज देना शुरू किया गया था, और सबसे पहले दिया गया था, ये कहानी याद रखिएगा, सबसे पहले मिला था तमिल को, तमिल के बाद मिला था संस्कृत, संस्कृत के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद कन्नड़ा, कन्नड़ा के बाद मलयालम और मलयालम के बाद उड़िया। ठीक है, तो ये कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो पूछ रहा है सिनबेक्स के बारे में। सिनबेक्स जो है वो किसके किसके बीच होता है, तो इंडियन आर्मी और किसके बीच होता है, ये बात बताना है आपको। तो इंडियन आर्मी और कंबोडिया, इंडियन आर्मी और कंबोडिया के बीच में होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्यों भाई, सिनबेक्स इन्हीं दोनों के बीच तो होता है। चलिए, उसके बाद फोर्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति जो है इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। मलेशिया जिसकी राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर है। और ये कहाँ हुआ है, पहांग डिस्ट्रिक्ट मलेशिया, बेंटोंग कैंप, बिल्कुल ठीक बात है। एक्सरसाइज मैत्री जो है वो इंडियन आर्मी और थाईलैंड आर्मी के बीच में होता है। कहाँ पर हुआ है, ताक प्रोविंस थाईलैंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों सही है, तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है, पीआईबी का ही न्यूज है। इंडिया और कंबोडिया ने क्या करा है, इनॉग्रल जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबेक्स पुणे में हुआ है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर हुआ है, तो ये पुणे में हुआ है। इंडिया और मलेशिया ने करा है हरिमाऊ शक्ति, कहाँ पर, बेंटोंग कैंप मलेशिया में। और इंडिया और श्रीलंका ने किया है क्या, मित्र शक्ति, कहाँ पर हुआ है, तो ये श्रीलंका में हुआ है, याद रखिएगा। और ये आपसे पूछा जा रहा मैत्री, तो मैत्री जो है वो किसके किसके बीच होता है, तो मैत्री जो होता है वो इंडिया इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। किसके किसके बीच होता है,
इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। तो ये कहानी भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है मामला। तो सिनबेक्स इंडिया और कंबोडिया के बीच, हरिमाओ इंडिया मलेशिया के बीच, मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच, और मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। अगला सवाल प्रोब 3 मिशन के बारे में बात कर रहा है ना। प्रोब 3 मिशन के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो प्रोब 3 मिशन क्या सही है। प्रोब 3 इज अ सोलर ऑब्जर्वेशन, सन का कोरोना चेक करना है। प्रोब 3 स्पेसक्राफ्ट जो है पीएसएलवी एक्सेल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। प्रोब 3 जो है वो नासा और इसरो दोनों का प्रोजेक्ट है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है क्या स्टेटमेंट एक पहला करेक्ट है क्या। प्रोब 3 जो है वो सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है, प्राइमरली फोकस ऑन स्टडिंग द सन्स कोरोना, सन के कोरोना के लिए प्रोब 3 लॉन्च किया गया है। और प्रोब 3 जो है पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और स्टेटमेंट तीसरा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोब 3 जो है वो सेवरल एंटिटीज में आती है, ईएसए भी आता है, नासा नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कौन कौन इन्वॉल्व है, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। नासा का इसमें कोई काम नहीं है। तो तीसरा गलत, तो ये गलत, तो ये गलत, तो ये गलत, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो प्रोब 3 मिशन याद रखिएगा किसके लिए है, तो ये इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। उसके बाद है नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में बात कर रहा है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में बात किया जा रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। द मिशन एम्स टू एक्सप्लोर द यूरोपा वंस जुपिटर्स लार्जेस्ट मून, it will directly search for life in subsurface ocean for of Europa. The mission will employ a suite of scientific instrument to study Europa's ice shell, सबसरफेस ओशन एंड सबसरफेस कंपोजिशन। इसका स्टेट ये छपेगा आपके एग्जाम में सवाल, याद रखिएगा नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला करेक्ट है। यूरोपा क्लिपर मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई आपको कंडीशन देखिए कि सब लाइफ सपोर्ट करने वाला कोई कंडीशन है कि नहीं है। तीसरा भी सही है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है कि सब सरफेस ओशन सरफेस इनके बारे में बात करना है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप ये भी सही कर सकते हैं, पहला भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया। और ये सीधे लाइफ को नहीं पता करना है, लाइफ के रहने का कुछ कंडीशन होता है, ये पता करने के, पानी है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, ये बात है। यानी दूसरा गलत हो गया, तो दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 3। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन किसका है, नासा का है, ये भी बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एम क्या है भाई, कोरोना को स्टडी करना, प्रोब की बात कर रहा है। प्रोब 3 जो है प्रोब, अब देखो एक आया था लूपेक्स के बारे में। लूपेक्स के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपका सवाल शायद यूपीपीसीएस का है। लूपेक्स के बारे में आप क्या जानते हैं। लूपेक्स जो है वो सबसे पहली बात, लूपेक्स जो है इसरो और जाक्सा के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। इसरो और जाक्सा के बीच में कौन होता है, लूपेक्स होता है। इसके अलावा इसमें और क्या है, तो जाक्सा जो है वो प्रोवाइड करेगा, इसमें जापान क्या प्रोवाइड करेगा, तो जापान प्रोवाइड करेगा एच थ्री लॉन्च व्हीकल जिसका नाम जो क्या है रोवर है। बाकी लैंडर कौन देगा, तो लैंडर देगा इसरो, याद रखिएगा। जाक्सा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द लैंडर, गलत बात है। इसरो क्या दे रहा है, रोवर, ये भी गलत है, उल्टा दे दिया दोनों, ठीक है। इंडिया और जापान ने पार्टनरशिप किया है कि ज्वाइंट मून मिशन भेजने के लिए, शैल बी लॉन्च इन द फ्यूचर, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। जाक्सा जो है वो प्रोवाइड करेगा एस 3 लॉन्च व्हीकल एंड द रोवर, और दूसरा इसरो कौन देगा, तो लैंडर देगा, ठीक। बात याद रखिएगा, मून के लिए है लुपेक्स, है लुपेक्स कौन लॉन्च किया है, लुपेक्स इसरो और जाक्सा, जापान स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और 2028 तक इसका क्या है, लॉन्च करने का तारीख दिया है। 2028 से पहले तो नहीं होगा। अगला सवाल, रामसेस मिशन जो है वो प्रपोज किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। रामसेस मिशन क्या है, बता सकते हैं रामसेस मिशन क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रामसेस मिशन के बारे में पढ़िए। एक डिफेंस मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। रामसेस मिशन जो है वो किसका है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, बिल्कुल ठीक बात है। ये भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो है स्टडी द एस्टेरॉइड्स अर्थ ग्रेविटी ऑल्टर इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, और अब ये पूरी कहानी जो है आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामसेस। रामसेस जो है वो क्या है, रामसेस का फुल फॉर्म रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। और इसको किसने लॉन्च करा है, इसको किसने लॉन्च करा है भैया बता दो, बताइए इसको किसने लॉन्च करा है। इसको लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। अब देखो क्या है, निसार के बारे में बात कर रहा है। ये देखो निसार आया भी सवाल, आपके यूपीपीसीएस आरओ यारो का भी सवाल हो सकता है। नासा और इसरो ने लॉन्च करा है क्या, निसार सेटेलाइट, ठीक है भैया।
निसार के बारे में बात कर रहा है। तो देखो निसार के बारे में भी लिखा है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार। निसार जो है वो क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेशन के लिए है। और इसमें सब सारी कहानी जो है दी हुई है। मिशन लाइफ 3 साल का है। तो निसार जो है इसरो और नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें क्या करना था, तो इसमें क्या करना था, तो ये करना, टू मॉनिटर अर्थ सरफेस चेंजेस एंड मेजर प्रोसेसेस एज आई शीट कोलैप्स एंड डिस्टर्बेंसेस। एक बार देख लीजिएगा, सारा कहानी इसमें लिखा हुआ है क्या क्या करना है। तो ये देखो, सटल चेंजेस देखना है, इमिनेंट वोल्केनिक इरप्शन देखना है, आई शीट मेल्ट हो रही है वो ट्रैक करना है, ये सारी कहानी है। आप इसको देख लीजिएगा, आपका सही आंसर क्लियर हो जाएगा। ये आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। इंडिया ने रिसेंटली अचीव किया है माइलस्टोन ऑफ 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट आर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन एनर्जी देता है। तो सबसे ज्यादा कौन देता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ज्यादा किसका है, सोलर का पार्ट है 45%। तो सबसे पहले आ जाएगा सोलर। उसके बाद कौन है 46, नहीं नहीं रुक जाओ 47.5। यानी सबसे पहले कौन आएगा, तो विंड एनर्जी आएगा। तो विंड एनर्जी मतलब दूसरा आएगा, दूसरा सबसे पहले आएगा। 47 के बाद 46 पे हाइड्रो है, तो यानी उसके बाद हाइड्रो आ जाएगा। हाइड्रो कहाँ है, इसमें है 4। ठीक है, 2 4 स्मॉल हाइड्रो नहीं। ठीक है, एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि भाई इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा ऐसा सेक्टर है जो हाईएस्ट टू लोएस्ट कंट्रीब्यूशन करता है। सबसे कम किसका हो गया है, स्मॉल हाइड्रो पावर का हो गया है। यानी ये तो 4 वाला लास्ट में आएगा, 4 लास्ट में आएगा तो ये नहीं होगा। ठीक, सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है आपका विंड। विंड के बाद आता है हाइड्रो। हाइड्रो के बाद आता है सोलर। सोलर के बाद आता है आपका बायो। और बायो के बाद आता है स्मॉल हाइड्रो। स्मॉल हाइड्रो। तो विंड हाइड्रो सोलर। विंड, हाइड्रो है नहीं, सोलर। 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 कहाँ है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है। सबसे ज्यादा एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, तो सबसे ज्यादा भैया हम लेते हैं कहाँ से, तो हम लेते हैं सबसे ज्यादा विंड से, उसके बाद हाइड्रो से, फिर सोलर से, फिर बायो से, फिर स्मॉल हाइड्रो से। ठीक, अगला, with signing the host country agreement, BIMSTEC takes the final step towards establishment of BIMSTEC Energy Center। सवाल ये है कि भाई बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर तो बन गया, अब हमसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि नॉट अ मेंबर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बैंकिंग हो, एसएससी हो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बात समझ में आ रही है, इसमें कौन सा मेंबर नहीं है, तो देखो बिम्स्टेक के बारे में मैंने लिख लिया, 7 मेंबर कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसमें क्या दिया हुआ है, पाकिस्तान दिया हुआ, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं होता है। और ये कब लॉन्च हुआ था, 1997 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन इससे रिलेटेड है। जब सबसे पहले लॉन्च किया गया था तो बिस्ट ईसी रखा गया था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1997 में बिम्स्टेक रख दिया गया जब म्यांमार ज्वाइन हुआ था। ठीक है, द एडमिशन ऑफ नेपाल और भूटान 2004 में आए थे, उसके बाद इसका नाम हो गया था बिम्स्टेक। ठीक है भैया, क्लियर है मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक और सार्क के बारे में क्या अंतर है, सार्क और बिम्स्टेक में क्या अंतर है आप बता सकते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997। सार्क जो है वो आया था 1985 में ढाका चार्टर एक्ट से। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, इसमें कितने आते हैं, इसमें 7 हैं, तो इसमें भैया 10 हैं, एक बार देख लीजिएगा। और ये कहानी जो है आप पढ़ लीजिएगा, इसका ढाका में है, बिम्स्टेक ढाका में है, और सार्क जो है वो काठमांडू नेपाल में है। इन दोनों में अंतर जो है वो आप क्लियर कर लीजिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 105 है। और रेजिंग कंसर्न फॉर हंगर, याद रखिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंडिया ने रैंक किया 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज, सीरियस कैटेगरी में आया है हमारा। देखो, अब याद रखिएगा अंडर नरिशमेंट क्या होता है। अंडर नरिशमेंट जो 4 इंडिकेटर्स में है, अंडर नरिशमेंट जो है इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक। जो व्यक्ति को जरूरत है 2000 कैलोरी की, वो ले रहा है कितना, 1500 कैलोरी। तो क्या हो रहा है, इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक हो रहा है, यानी अंडर नरिशमेंट है। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है, चिल्ड्रन विद लो हाइट अंडर एज 5, 5 साल में जो हाइट होनी चाहिए उससे और छोटा है तो उसको चाइल्ड स्टंटिंग बोला जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, चिल्ड्रन विद लो वेट फॉर देयर हाइट अंडर 5, 5 साल में जिस, मान लो हाइट अगर 1 फीट की है, उस हिसाब से जो है 10 किलो होना चाहिए, वो 8 किलो का है, तो वो क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग है। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे। ठीक है, 5 साल होने से पहले पहले अगर मर जाए तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में आता है। ये चारों इंडिकेटर बहुत ध्यान से याद रखिएगा, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, याद रहेगा।
चलिए अगला सवाल, यूएनईपी का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? सोनिया गुजाजारा, ब्राजील का फर्स्ट मिनिस्टर टू इंडिजिनियस पीपल्स, वाज ऑनर्ड इन पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी। अब देखो यूएनईपी जो है अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड देता है, जैसे अभी दिखा देता हूँ आपको। लाइफ टाइम अचीवमेंट माधव गाडगिल को दिया गया है। इन्हीं के माधव गाडगिल कमेटी बनाई गई थी, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से रिलेटेड था, वेस्टर्न घाट से प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। पॉलिसी लीडरशिप में सोनिया गुजराजा को दिया गया है, ब्राजील के रहने वाले हैं। इंस्पिरेशन और एक्शन की कैटेगरी में अमी पोवर्स कॉर्डेलिस और जैब्रियल पॉन को दिया गया है, रोमानिया। और साइंस और इनोवेशन में लू की को दिया गया है, चाइना के रहने वाले हैं। और इंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए सेकेम को दिया गया है, इजिप्ट के रहने वाले हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सारा हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। तो माधव गाडगिल जी को जो इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं उनको दिया गया है साइंस और इनोवेशन कैटेगरी में। क्या बिल्कुल गलत बात है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? साइंस और इनोवेशन में किसको दिया गया है? तो लूकी को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट में माधव गाडगिल को दिया गया है ना। तो माधव गाडगिल को दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यानी ये इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। बात समझ में आ रही है? सोनिया गुजराजा जो ब्राजील के फर्स्ट मिनिस्टर हैं इंडिजिनियसली पीपल, उनको पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में दिया गया है। देखो, सोनिया गुजराजा को पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में दिया गया है। माधव गाडगिल को लाइफ टाइम में दिया गया है, ये इनोवेशन कैटेगरी में नहीं है। सेकेम को क्या दिया गया है? फ्रॉम इजिप्ट, सेकेम जो है वो इजिप्ट से है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसको इंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इट्स एफर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो है मुझे लग रहा है कुछ तो गलत है इसमें, बस ये, लेकिन ये सही है ये नहीं गलत हो सकता, है ना। ये सही है, इसको ध्यान रखिएगा। लाइफ टाइम कैटेगरी में, लाइफ टाइम कैटेगरी में माधव गाडगिल को दिया गया है, इंडिया के रहने वाले हैं। इतनी भी बातें याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। सोनिया गुजराजा को पॉलिसी लीडरशिप में, और इनको जो है इंस्पिरेशन और एक्शन में। लू की को साइंस और इनोवेशन में, चाइना के रहने वाले हैं। सेकेम को इंटरप्रेन्योर विजन, इजिप्ट के रहने वाले हैं, उनमें दिया गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, इंट्रोड्यूसिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025। 2025 के लिए इंटरनेशनल ग्लेशियर प्रिजर्वेशन डे जो है, प्रिजर्वेशन ईयर मनाया जाएगा ग्लेशियर से। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? रिवर ऑफ आइस, रिवर ऑफ आइस, बर्फ की जो नदी होती है इसको ग्लेशियर कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब आया सवाल, यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर 2025 जो है किसके किसके लिए मनाने की बात करी है। तो कुछ लिस्ट है, देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के लिए दिया गया है। उसके बाद इसमें और क्या याद रखना है? अच्छा, सब इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, इसमें आ रहा है, बताओ कि इंटरनेशनल, ये आपके लिए होमवर्क दे सकता हूँ, ये आसान सा सवाल है। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी इसमें बात हो रही है, तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी हो सकता है। तो थोड़ा ये कट रहा है, तो उसको देख लीजिएगा। 2025 जो है वो किसके किसके लिए बात हो रही है, तो 2025 इंटरनेशनल ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, और इसके अलावा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, ये तो है ही है। अगला सवाल, डीआरडीओ ने पिनाका वेपन सिस्टम, जिसके बारे में मैंने बता दिया। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने। और सिस्टम इज कैपेबल फॉर स्ट्राइकिंग टारगेट्स अप टू अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 70 किलोमीटर, बिल्कुल गलत बात है। इट हैज बीन डिजाइन फॉर क्विक डिप्लॉयमेंट इन माउंटेन वॉरफेयर सिनेरियो ओनली। द पिनाका सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर द बो ऑफ लॉर्ड शिवा इन इंडियन माइथोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सोचो और आंसर दो, इसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो है इसका दे दिया है, बताइए सर। क्या होगा, बता सकते हो? देख लीजिएगा, इसके बारे में मैंने बता दिया है। दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आ रहा सवाल कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना में लोन कैटेगरी कौन कौन सी है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन कैटेगरी जो है वो शिशु होता है, शिशु। और शिशु के लिए जो है 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। उसके बाद किशोर के लिए 50,000 से लेकर 5 लाख तक का है। तरुण के लिए 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का है। और तरुण प्लस के लिए 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। अब देख लीजिए, इसमें दिया भी है शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसमें 20 लाख रुपए तक का लिमिट लगा हुआ है, यही है ना 20 लाख, तो 20 लाख तक का लिमिट है। और ये कब शुरू हुआ था? तो 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। लोन लिमिट जो है 20 लाख से बढ़ाकर
सॉरी 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 20 लाख कर दिया गया है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है मामला। मुद्रा लोन्स जो है पहले शिशु किशोर और तरुण के लिए आता था, और न्यू ऐड किया गया है तरुण प्लस कैटेगरी, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, व्हाट इज थार्ड? थार्ड क्या है? इसके पहले भी एग्जाम में सीडीएस में आया हुआ सवाल है, अभी फिर से न्यूज में था। थार्ड मतलब थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो है वही इन्वर्टर के पास, इन्वर्टर टेबल के पास में। थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो समटाइम्स मेंशन इन न्यूज क्या है, तो ये एंटी मिसाइल सिस्टम है। हाईली एडवांस अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलोंग विद यूएस ट्रूप्स टू ऑपरेट इट, ये बात याद रखिएगा। थर्ड क्या है, तो एंटी मिसाइल सिस्टम होता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है मामला। अगला, 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI, ठीक है, ये 2024 में लॉन्च किया गया है। बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो याद रखिएगा 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये आया है 28 नवंबर 2024 को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम गोवा। याद रखिएगा, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है, गोवा में है। और इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे, इट वॉज कंक्लूडेड एट द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम गोवा। उसके बाद नोजित, ये फिलिप नोएस वाज प्रेजेंटेड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देख लिया जाए, देख लिया जाए क्या है इसमें, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं अभी। फिलिप नोएस को क्या सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में शामिल किया गया है? अरे मैम, इन्वर्टर की टेबल पे होगा या तो ताला में लगा होगा, देख लीजिए। अरे उसी से खुलता है मैम। फिलिप नोएस वाज प्रेजेंटेड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा आपको नवजोत, ये सारे सही, ये भी सही है, ये भी सही है। नवजोत ये इन्होंने क्या जीता है, बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। और गोल्डन पीकॉक फॉर बेस्ट फिल्म वाज वन बाय स्पेनिश फिल्म द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। ये चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला, असमी क्या है? असमी एग्जाम में सवाल आ सकता है, असमी क्या है? तो आर्मी ने इंडक्ट किया है इंडिजिनसली डेवलप्ड असमी मशीन पिस्टल। मशीन पिस्टल है असमी। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो डीआरडीओ ने बनाया है, इंडियन आर्मी के लिए बनाया है। याद रखिएगा, मेक इन इंडिया वेपन के कैटेगरी में। असमी क्या है? एक मशीन पिस्टल है। और सबल 20 क्या है? लॉजिस्टिक ड्रोन है, अन इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर वेरिएबल पिच टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है एरियल लॉजिस्टिक के लिए। इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाई प्राइवेट ड्रोन मैन्युफैक्चर इंडोर एयर। ठीक है, इंडोर एयर के बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम में सवाल आ सकता है व्हाट इज असमी, तो ये क्या बताएंगे आप? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये हो जाएगा अ न्यू मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। व्हाट इज सबल 20? सबल 20 क्या हो जाएगा? तो एन इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर फॉर एलियर लॉजिस्टिक। ये दोनों कहानी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, एससीओ के बारे में क्या सही है? ठीक है, किसके बारे में? एससीओ के बारे में। तो एससीओ के बारे में पूछा है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 2017 में बना था अस्ताना समिट के समय पर। तो एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, याद रखिएगा आरएटीएस, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है, इसका हेडक्वार्टर बिश्केक किर्गिस्तान। बिल्कुल गलत है, झूठ बोल रहा है। इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ताशकंद। ताशकंद, ताशकंद कहाँ पड़ता है? किर्गिस्तान में। ठीक है, ताशकंद कहाँ पड़ता है? किर्गिस्तान में पड़ता है। तो एससीओ का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो ताशकंद किर्गिस्तान में पड़ता है। और बेलारूस बिकम द न्यूएस्ट फुल मेंबर ऑफ एससीओ इन 2024। बिल्कुल ठीक बात है, यानी दूसरा गलत हो गया, दूसरा ये गलत, दूसरा ये गलत, दूसरा ये गलत, तो पहला और तीसरा आपका सही आंसर है। बात समझ में आ गई? तो चलिए, अब आता है कि एससीओ के बारे में बता दीजिए। तो एससीओ जब बना था 1996 में संघाई 5 के नाम से बना था। ठीक है, याद रखिएगा। तो संघाई 5 में कौन कौन लोग आते थे? तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और चाइना। 2001 में संघाई 5 जो बन गया वो एससीओ बन गया। ठीक है, उज्बेकिस्तान को इंक्लूड कर लिया गया। उसके बाद इसका नाम संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। 2017 में फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सपेंशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन कराया गया था, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अभी कौन, ईरान जो है 9वां मेंबर बना था, और हमने क्या पढ़ा अभी, बेलारूस बना है कौन सा मेंबर? 10वां मेंबर बना है। ठीक है, तो ये सारी कहानी आप ध्यान रखिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। बेलारूस बिकम द 10th मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ एससीओ। तो 9th कौन है? तो 9th है ईरान, और 10वां कौन है? 10th जो है वो 10th है आपका बेलारूस। क्लियर है मामला। चलिए आगे, कॉटन रूट के बारे में बात कर रहा है। कॉटन रूट का क्या मामला है? कॉटन रूट के बारे में बात हो रही है। तो ये इंडिया और इटली ने इनहेंस करने के लिए ट्रेड रिलेशन, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कॉटन रूट की बात हो रही है, स्ट्रेटेजी टू काउंटर सिल्क रूट। सिल्क रूट को काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया है।
तो कहाँ पर बनाया गया है? तो ये इटली और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन इंडिया और इटली। याद रखिएगा, कॉटन रूट इनिशिएटिव जो है इंडिया और इटली के बीच में है। उसके बाद एडीबी की बात कर रहा है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो हमेशा चर्चा में था। एडीबी ने हाल ही में शुरू करा है पैसिफिक प्रोग्राम, यानी पैसिफिक के क्षेत्र में क्या करना है, प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना है। पैसिफिक प्रोग्राम लॉन्च करा है। ये कब स्थापित हुआ था? 1966 में स्थापित हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। बिल्कुल ठीक है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर ऑफ एडीबी है। ये बता सकते हैं आप। उसके बाद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एडीबी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉपरेशन एक्सक्लूसिवली इन साउथ एशिया। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3। इंडिया इस फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है मामला या नहीं? ठीक है, तो देखते हैं इसको। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। और ये भी याद रखिएगा एडीबी का काम क्या है। तो ये पूरा एडीबी का काम है ना। और एडीबी कब आया था? 1966 में आया था। तो ये ध्यान रखना भाई। आगे चलते हैं। अन्य दर्पण, अन्य दर्पण, दर्पण क्या है बताओ? अन्य दर्पण क्या है? एक सवाल छूटा हुआ सा लग रहा है कुछ। चलो, एक क्वेश्चन था, छूट गया था कि एनडीबी जो है, एनडीबी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी को स्थापित किसने करा था? ब्रिक्स नेशन ने स्थापित करा था। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने एनडीबी स्थापित किया था। एडीबी दूसरी चीज है और एनडीबी दूसरी चीज है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एनडीबी का हेडक्वार्टर पड़ता है शंघाई में, शंघाई चाइना। और एडीबी कहाँ है? एडीबी है आपका मनीला, फिलीपींस। अन्य दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, बताओ अन्य दर्पण क्या है? तो अन्य दर्पण तो है वो एफसीआई ने स्टार्ट करा है इसको, क्या करें, मॉडर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। अन्य दर्पण जो है वो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट है। किसने स्थापित किया है इसको? एफसीआई ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। बात समझ में आ रही है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सही करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसमें आगे लिखा भी है अन्य दर्पण के बारे में कि रिसेंटली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट किया है अन्य दर्पण, याद रखिएगा। और इनहेंस द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। बस इतनी कहानी आप याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। आगे, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 की बात हो रही है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात हो रही है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दादा साहब जो है सेकंड हाईएस्ट, अरे नहीं 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 नहीं, फर्स्ट हाईएस्ट भाई, ट्रैप। फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड इन फील्ड ऑफ सिनेमा। और उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब देखिए आगे देख लीजिए, बी सी डी तीनों सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि दादा साहब फाल्के जो है वो सेकंड हाईएस्ट नहीं है, फर्स्ट हाईएस्ट है। इसके अलावा सारे सही हैं। इट इज प्रेजेंटेड एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। अवार्ड में कैश प्राइज जो है 1/10, 100,000 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। 5 0 है ना, शॉल, मेडेलियन और 1 लाख रुपए। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी और डी। आगे चलते हैं। इंडिया का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए क्या सही है? तो स्पेसएक्स मिशन जो है C60 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। स्पेसएक्स मिशन में क्या होगा? छोटे छोटे दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ने का काम स्पेस में हमने किया है, बिना छुए, बिना टच किए, ठीक है। अभी तक करने वाला इंडिया, इंडिया हो चुका है चौथा नेशन। इसके पहले यूएस, चाइना और रशिया ये कारनामा कर चुके हैं, हम चौथे नंबर पे आए हैं। 30 दिसंबर 2024 को हुआ था। और द मिशन इन्वॉल्व्स टू स्मॉल स्पेसक्राफ्ट चेजर एंड टारगेट डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी, इसको बोला जाता है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्पेसएक्स मेड इंडिया इन द फोर्थ कंट्री टू अचीव स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, सारे सही है। आगे देखिए, आगे है एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार के बारे में, है ना। पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज जो है वो क्या है? तो पूर्वी प्रहार के बारे में क्या जानते हैं?
इट इज अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, बिल्कुल ठीक है। द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी ठीक है। इट फोकस ऑन इनहेंसिंग ज्वाइंट ऑपरेशनल रेडीनेस इन माउंटेनियस टेरेन, बिल्कुल ठीक है। द एक्सरसाइज इंक्लूड्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर सच एज M777 हॉविट्जर और P-81 मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये सारे सही हो जाएंगे। यानी 1, 2, 3 एंड 4 इसका सही आंसर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के नाम याद रखिएगा कि जैसे गरुण शक्ति हमने पढ़ा इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, इक्वेरीन इंडिया और मालदीव्स के बीच, हैंड इन हैंड चाइना के बीच में है, कुरुक्षेत्र जो है सिंगापुर के बीच में है, मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच में है, मैत्री मैत्री जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, छायो फराया रिवर के किनारे पर है। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में है। शक्ति वरुण और गरुण, ये जो तीनों हैं वो क्या है, इंडिया और फ्रांस के बीच में है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में है। युद्ध अभ्यास यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका इंडिया के बीच में है। ठीक है, युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, ये स्कोप इंडिया, ये सब याद रखिएगा, ये सब इंडिया और अमेरिका के बीच में। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या सवाल है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में बात कर रहा है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, इसके बारे में क्या बताएंगे आप, बताइए तो, थोड़ा होमवर्क आपको दिया जाए, ये होमवर्क आपके लिए रहेगा। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे NEST, नेशनल एजुकेशन फॉर सोसाइटी इन ट्राइबल एरियाज, इसके बारे में बात आपसे किया जा रहा है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा NEST के बारे में। नेस्ट जो है स्टैब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट हायर एजुकेशन अमंग ट्राइबल स्टूडेंट, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, बिल्कुल ठीक है। नेस्ट एम्स टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन इन बोथ एकेडमिक एंड स्किल बेस्ड लर्निंग, बिल्कुल ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS क्या होता है। EMRS जो है 1997-98 में स्टार्ट हुआ था। इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ST चिल्ड्रन इन रिमोट एरिया, और ये कहाँ से आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 275 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। EMRS आर एस्टैब्लिश इन द स्टेट फ्रॉम द ग्रांट रिसीव्ड अंडर आर्टिकल 275(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। EMRS आर को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और उसके बाद स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना है, इनका कहानी है। नॉन स्टूडेंट्स कैन बी एडमिटेड इन दीज स्कूल्स ऑन सीट अप टू 10% ऑफ द टोटल सीट। CBSE कैरिकुलम इज फॉलोड इन दीज स्कूल्स एंड एजुकेशन इज कम्प्लीटली फ्री। और नेस्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। और EMRS क्या होता है, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होता है। ठीक है जी, तो INS सर्वेक्षक के बारे में याद रखिएगा, ये मॉरिशस गया है, मॉरिशस का पोर्ट याद रखिएगा, पोर्ट लुइस या पोर्ट लुइस, ठीक है। और ये हाइड्रोग्राफी के लिए गया है। इंडिया और मॉरिशस के बीच में हाइड्रोग्राफी मतलब होता है क्या, स्टडी ऑफ वाटर। हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ वाटर। तो INS सर्वेक्षक याद रखिएगा क्या है। चलिए आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हमारे पास कौन कौन सी हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में INS अरिहंत, ठीक है। दूसरा कौन सा है, INS अरिधमान। तीसरा है क्या है, INS अरिहंत अरिधमान। और क्या है बताओ, अरिघाट। और चौथा क्या है, INS चक्र, ठीक है। INS अरिहंत अरिधमान अरिघाट और चक्र, ये सारी चीजें जो है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सर्वे वेसल की बात कर लें, सर्वे वेसल कौन कौन से हैं, सर्वे वेसल, तो सर्वे वेसल में सबसे पहला नाम याद रखिएगा क्या, सबसे पहला नाम याद रखिएगा INS संध्याक। दूसरा संशोधक। तीसरा निर्देशक। और चौथा इच्छक, ठीक है। तो ये सर्वे वेसल है और ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा साथ साथ में, ताकि आपका क्लियर होता चले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। बताओ भैया, बता दोगे। अब देखो अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ INS निर्देशक इन इंडियन नेवी। चलो इंडियन नेवी की बात आई है तो ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ऑपरेशन ट्राइडेंट कब हुआ था, तो ऑपरेशन त्रिशूल जिसको बोला जाता है, ये हुआ था 4 दिसंबर को। इसीलिए 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, नेवी डे मनाते हैं, नेवी डे मनाते हैं, ठीक है। और इंडियन नेवी के चीफ जो होते हैं उनको एडमिरल कहा जाता है। इस समय एडमिरल कौन है, तो याद रखिएगा दिनेश के त्रिपाठी। क्या नाम है इनका, दिनेश के त्रिपाठी इस समय जो है नेवी के हेड हैं। और एयरफोर्स के हेड कौन है, एयरफोर्स के हेड कौन है, तो एयरफोर्स के हेड हैं हमारे अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत
प्रीत सिंह। ठीक है, इसके अलावा आर्मी के हेड कौन है? आर्मी के हेड कौन है भाई? आर्मी के हेड हैं हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, ये सारी बात ध्यान रखिएगा। आईएनएस निर्देशक क्या है? तो सर्वे ऑपरेशन के लिए है, सर्वे वेसल है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना आईएनएस निर्देशक, तो क्या है? सर्वे वेसल है, सर्वे रिकॉनेसा ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? अगला देखिए, कुछ साइक्लोन के बारे में बात हो रही है। अब साइक्लोन की बात हो रही है तो साइक्लोन कैसे आता है? देखो, यहाँ पर पानी है, पानी में कहीं भी इस जगह पे लो प्रेशर बना, तो लो प्रेशर जब बनता है तो हाई प्रेशर दोनों तरफ से आता है, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर। अब ये लो प्रेशर बना है तो ये हवा इधर आती है, ये हवा इधर जाती है, और दोनों घूमते हुए क्या होते हैं? दोनों ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ऐसे बन जाता है साइक्लोन। अब यहाँ पर अभी भी हमेशा जो है इस एरिया पर लो कंडीशन बना रहता है, लो प्रेशर कंडीशन बना रहता है। इसी को क्या बोला जाता है? आई ऑफ द साइक्लोन बोला जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन बोला जाता है। और ये हवा इधर आता है और बारिश करता है, तो ये भी चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा। अभिषेक सर को दो, हम उधर बैठे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, साइक्लोन स्टॉर्म दाना टू हिट उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट, द नेम ऑफ साइक्लोन वाज चूजन बाई। दाना साइक्लोन जो है नाम किसने दिया था? तो दाना नाम जो है कतर ने दिया था, याद रखिएगा, कतर। ओमान जिसकी कैपिटल मस्कट है, सऊदी अरब रियाद, यूएई की अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी। और यहीं पर है यूएई में दुबई, और दुबई में क्या है भैया? तो दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ आईएनएस निर्देशक इंडियन नेवी सर्वे ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो साइक्लोन तौकाते, तौकाते जो नेम है वो किसने दिया था? तो म्यांमार ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। निसर्ग गति निवार तौकाते और यास, ये किसके नेम हैं? तो ये साइक्लोन यानी चक्रवात के नेम हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड चूजन द नेम निसर्ग फॉर द साइक्लोन विच डिवास्टेटेड द कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात इन जून 2020। तो पूछ रहा है कि निसर्ग जो है वो नाम किसने दिया था? तो बांग्लादेश ने दिया था, बांग्लादेश इसकी कैपिटल है, राजधानी ढाका, टका, याद रखिएगा सारी कहानी। अगला, इन दिसंबर 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज कन्फर्ड विद कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अवार्ड? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्या नाम है इसका? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, याद रखिएगा क्या नाम है? फिर से पढ़िए इसको, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अब आइए समझ लेते हैं कि कुछ अवार्ड का नाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी को हाल ही में मिले हैं। तो याद रखिएगा, अभी मिला है ऑर्डर ऑफ बारबाडोस। क्या मिला है अभी जल्दी में? ऑर्डर ऑफ बारबाडोस मिला है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं आपको बता दूं। हाँ, उसके बाद उसके पहले क्या मिला था? तो चलिए देखिए, अभी हाल ही में उनको ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया गया है। बारबाडोस, वो बारबाडोस जिसकी कैपिटल है ब्रिजटाउन। ठीक, अगला, अभी 2024 में, ये तो 2025 में मिला था। 2024 में क्या मिला था? कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका क्या नाम है? कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये हो गया कुवैत का। उसके बाद रशिया का 2024 में दिया गया था, रशिया का। तो रशिया का क्या है? तो याद रखिएगा, रशिया का है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ठीक, अगला, 2024 में ही भूटान का भी दिया गया था, भूटान का। ये सब लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूटान का क्या है? ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो, ड्रुक ग्याल्पो। अगला, 2019 में दिया गया था मालदीव का, मालदीव जिसकी कैपिटल है माले। तो मालदीव का क्या है? ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन। 2019 हो गया। उसके बाद 2019 में ही दिया गया था यूएई का, यूएई। और यूएई का क्या होता है? ऑर्डर ऑफ जायद। ठीक, उसके बाद 2016 में दिया गया था अफगानिस्तान का। ये याद रखिएगा, जैसे मुझे याद है ऐसे आपको भी याद होना चाहिए। 2016 का अफगानिस्तान का क्या था? अफगानिस्तान का था ऑर्डर ऑफ अमनुल्लाह खान, ऑर्डर ऑफ अमनुल्लाह खान। 2016 में ही दिया गया था सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया का क्या है? ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, ऑर्डर ऑफ किंग
अब्दुल अजीज, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। अगला 4B मूवमेंट क्या है? 4B जिसको फोराबी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, बताओ। 4B बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। ये याद रखिएगा, साउथ कोरियन फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो एडवोकेट करता है, जो कहता है कि वुमेन को कि शादी मत करिए, बच्चे मत करिए, और आदमी के साथ, पुरुषों के साथ ना रहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, 4B मूवमेंट होता है। कहाँ पे शुरू हुआ था? तो साउथ कोरियन वुमेन के द्वारा शुरू किया गया था, साउथ कोरियन वुमेन। और ये अमेरिका में शुरू किया गया था, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये और ज़्यादा चर्चा में है। अमेरिका में शुरू किया गया था 4B। 4B में क्या क्या करना है? आपको शादी अवॉइड करनी है, ठीक है। बच्चे नहीं करना है, चाइल्ड बर्थ भी नहीं देना है। इसके अलावा पुरुषों के साथ नहीं रहना है, तो मैन से कोई रिलेशन आपका नहीं होना चाहिए। ये साउथ कोरियन वुमेन एक फेमिनिस्ट एक्टिविटीज कर रही हैं, और अमेरिका में भी तेजी से फैल रहा है। तो याद रखिएगा, 4B मूवमेंट जो है वो रिसेंटली किससे रिलेटेड है? तो साउथ कोरियन फेमिनिस्ट। क्लियर है बात? अगला देखिए, व्हाट इज जीसीएपी? जीसीएपी प्रोग्राम जो है, जिसको हाल ही में चर्चा में था, जीसीएपी क्या है? तो याद रखिएगा भैया, जीसीएपी क्या है? एक ट्राइलेटरल प्रोग्राम है यूके, इटली और जापान का, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान, ये तीनों ने मिलकर डेवलप्ड 6th जनरेशन फाइटर जेट। फाइटर जेट डेवलप करने के लिए जीसीएपी प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है। इसमें आता है इंग्लैंड, इटली और जापान। अगला, विद रेफरेंस टू इंडिया नेशनल क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो द मिशन वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन अप्रैल 2023 विद आउटलेट विद टोटल आउटले ऑफ 6003 करोड़। बिल्कुल ठीक बात है। एनक्यूएम, नेशनल क्वांटम मिशन एम्स टू एस्टैब्लिश 4 थेमेटिक हब्स, 4 T हब्स बनाने हैं, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री टू फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक बात है। AICTE in collaboration with National Quantum Mission under the Department of Science and Technology has launched इंडिया का फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम। ये तीनों सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, है ना। ये तीनों एकदम एज इट इज याद कर लीजिएगा। सी स्टेम इनिशिएटिव के बारे में पूछा जा रहा है। सी स्टेम क्या है? इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एम्बेसी ऑफ स्वीडन। ये याद रखिएगा, सी स्टेम इनिशिएटिव जो है एम्बेसी ऑफ स्वीडन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, विद अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग, ये दोनों सब चर्चा में था। द इनिशिएटिव इंक्लूड्स इवेंट सच एज पैनल डिस्कशन एंड टॉक्स बाय वुमेन लीडर्स इन स्टेम एंड बिजनेस। बिल्कुल ठीक है। सी स्टेम इज एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। बिल्कुल ठीक बात है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक। चलिए, अगला सवाल। अर्मेनिया जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है, ये भी याद रखिएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है 2016 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। बिहार को पहला, मतलब इंडिया का पहला ड्राई पोर्ट जो है बिहार को मिला है। बिहार गेट्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट, व्हाट इज इट? ये याद रखिएगा, बिहार का फर्स्ट ड्राई पोर्ट। अब ड्राई पोर्ट के बारे में सवाल आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ड्राई पोर्ट? ड्राई पोर्ट जो होता है वो क्या होता है? तो ये याद रखिएगा, इनलैंड टर्मिनल कनेक्टेड विद द सी पोर्ट बाय रेल और रोड इन एफिशिएंट कार्गो हैंडलिंग, ठीक है। एक जैसे मान लो यहाँ पर सी पोर्ट है, यहाँ पे एक बना दिया गया, यहाँ से रेल से, रोड से कोई भी सामान यहाँ पर जा सकता है, और ये यहाँ पर भी रखा जाएगा, यहाँ पर भी रखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये ड्राई पोर्ट कहलाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिक्लेयर्ड विच ऑर्गेनाइजेशन अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूएपीए? यूएपीए में कौन सा नया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है? तो इसका नाम है हिजाब उत तहरीर, ठीक है। हिजब उत तहरीर, याद रखिएगा। अगला, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय WHO? बताओ, मलेरिया फ्री जो है किसको बनाया गया है? जल्दी बताइए। मैं पढ़ाया हूँ, मलेरिया फ्री जो है वो किसको बनाया गया है? मलेरिया फ्री। जय हिंद जय भारत बताते रहिए, और थोड़ा जगते रहिए, सोना नहीं है किसी को। मलेरिया फ्री जो है वो किसको बनाया गया है? बताइए सर। मलेरिया फ्री, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इजिप्ट हो जाएगा। इजिप्ट, जिसके अंदर क्या है? सुएज कैनाल। और इस इजिप्ट से नाइल रिवर बहती है, और नाइल रिवर पे ही बना हुआ है कौन सा डैम? आसवान डैम। याद रखिएगा, तंजानिया तो याद ही रहता है आपको, ठीक है। नसीम अल बहर, इंडिया और ओमान के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, ये क्या है? तो इसका आंसर देखो दिया भी है, इजराइल का मैन्युफैक्चर किया गया है। स्पाइस 200 बॉम्ब जो है वो क्या है, बताओ। तो इजराइल का है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। इंडियन नेवी का संपर्क 4.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था दिसंबर 2024 में, क्या है ये? तो बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नवेल वेटरन और देयर फैमिली को क्वालिटी हेल्थ केयर देने के लिए। यहाँ पे याद रखिएगा ECHS का कॉन्सेप्ट आता है। ECHS का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक्स
सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ECHS जो होता है। याद रखिएगा संपर्क 4.0 क्या है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज देना है, नवल नहीं, डिफेंस में कोई भी है उसके लिए देना है, उनके वेटरन को, उनके फैमिली को, ECHS के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया है एस्टैब्लिश बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ बनेगा, तो बेंगलोर में बनेगा, ये भी याद रखिएगा। जियो साइंस म्यूजियम जो है कहाँ पर किया गया है, तो जियो साइंस म्यूजियम की बात आ रही है तो ग्वालियर मध्य प्रदेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जियो साइंस म्यूजियम जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में बना है। उसके बाद पहला जू जिसने रिसीव किया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सर्टिफिकेशन इको फ्रेंडली इनिशिएटिव के लिए, तो दुर्गेश आरण्यक जूलॉजिकल पार्क है। ये कहाँ पड़ता है सर, तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, आगे न्यूज़ भी दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश का दुर्गेश आरण्यक जूलॉजिकल पार्क जो कांगड़ा में पड़ता है, उसको इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन दिया गया है। और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन 2001 में हुआ था और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से होता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला है स्पेडेक्स मिशन, जो हम पढ़ चुके हैं। स्पेडेक्स मिशन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो स्पेडेक्स मिशन जो होता है वो क्या करना होता है, तो कंडक्ट ऑटोनोमस डॉकिंग ऑफ 2 सैटेलाइट इन स्पेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वन ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज इन इंडिया, इज अ स्टेट बर्ड ऑफ, ये स्टेट बर्ड किसका हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। ये कहानी भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द रोहिणी नैयर प्राइज, 2024 का रोहिणी नैयर प्राइज जो है वो किसने जीता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा अनिल प्रधान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्या रोहिणी, फिर से मैं लिख के बता देता हूँ, NAYYAR नैयर प्राइज, रोहिणी नैयर प्राइज जो है वो किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा अनिल प्रधान जी को दिया गया है, अनिल प्रधान जी को दिया गया है। चलिए आपसे पूछा जाए एबल पुरस्कार, जिसको मैथमेटिक्स का क्या बोला जाता है, एबल पुरस्कार, एबल प्राइज जो नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स होता है 2024 में किसको दिया गया है, तो मसाकी काशीवारा को दिया गया है, मसाकी काशीवारा को दिया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं भैया, तो ये रहने वाले हैं जापान के, ये भी याद रखिएगा। और जापान की ही एक संस्था है निहोन हिदानक्यो, निहोन हिदानक्यो को नोबेल, कौन सा नोबेल प्राइज दिया गया था, तो पीस का नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रखिएगा, पीस का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो सब न्यूज जो है वो रिलेट होना चाहिए। इंडिया ने साइन किया है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विद विच कंट्री टू डेवलप अ नेशनल म्यूजियम इन नई दिल्ली नेम्ड योगे युगीन भारत म्यूजियम, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है वो कहाँ बनाया जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सर फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे है, तो साइन रिवर के किनारे, यानी सीन रिवर के किनारे पर है, ठीक है। जर्मनी जिसकी राजधानी क्या है, बर्लिन, आप बताएंगे। इटली जिसकी राजधानी है रोम, और रोम जो है वो किस नदी के किनारे है, तो टाइबर रिवर के किनारे है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। युगे युगीन भारत म्यूजियम इंडिया और फ्रांस मिलकर बनाएंगे। आगे UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2024 जो है वो किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जो है वो रोशिता मिलेसी को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या कहानी है, तो इंडिया रैंक 10, बिल्कुल ठीक है। लिस्ट ऑफ ओवर 60 कंट्रीज इन 2025, द फर्स्ट 3 प्लेसेस रिमेन्स वैकेंट, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट 3 पे कोई नहीं आया है। द CCPI 2025 रिपोर्ट वाज रिलीज एट द एनुअल UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन बाकू, अभी बाकू में COP29 हुआ है, COP29 कहाँ हुआ है, बाकू में हुआ है, इसमें इसको रिलीज किया गया था। ये तीनों सही हो जाएगा, 1A B और C तीनों सही है। अगला सवाल, PM यशस्वी स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है बाई विच मिनिस्ट्री विच एम्स एट अपलिफ्टमेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम OBC EBC और DNT, ठीक है। OBC EBC DNT के सारे स्टूडेंट्स का अपलिफ्टमेंट करने के लिए PM यशस्वी स्कीम जो है वो किसने शुरू करा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क जो है वेस्ट बंगाल में है। इसको ऑल्सो नोन एज दार्जिलिंग जू, दार्जिलिंग जू, इसको दार्जिलिंग जू के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है न्योरा वैली नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा।
अगला, विच ऑन द फॉलोइंग फिल्म्स वाज अवार्डेड नेशनल फिल्म अवार्ड इंडिया इन 2024 इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आइए कुछ देख लेते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म जो है सोशल और एनवायरमेंटल वैल्यूज को प्रमोट करने वाला कच्छ एक्सप्रेस है। बेस्ट फीचर फिल्म में क्या है? अत्तम। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को गया है कांतारा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन को दिया गया है, मानसी पारेख को दिया गया है, किसके लिए? कच्छ एक्सप्रेस और तिरुचित्रबालम के लिए। ठीक है। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट कंतारा। नॉन फीचर फिल्म प्रमोटिंग सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यू ऑन द ब्रिंक सीजन 2 घड़ियाल। ठीक है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अयेना। याद रखिएगा, बेस्ट फीचर फिल्म जो प्रमोट किया है सोशल और इन्वायरमेंटल वैल्यू कच्छ एक्सप्रेस, और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म जिसमें सोशल और इन्वायरमेंटल वैल्यूज को प्रमोट किया है ऑन द ब्रिंक सीजन 2। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी, बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन और मानसी पारेख। अगर इतना याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल और इन्वायरमेंटल वैल्यू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। अगला, द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज, हेरिटेज है ये। ठीक है। हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC इज प्रोपेड बाई द डेवलपमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा लोथल। याद रखिएगा, लोथल कहाँ है? गुजरात में। द होस्ट कंट्री ऑफ द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025 इज इंडिया। इंडिया टू होस्ट इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025, और कहाँ हुआ है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला है द 19th ईस्ट एशिया समिट कहाँ हुआ है? तो ईस्ट एशिया समिट जो हुआ है वो हुआ है वियंतियाने। वियंतियाने किसकी कैपिटल है? लाओस की कैपिटल है। लाओस की कैपिटल वियंतियाने में ईस्ट एशिया समिट हुआ है। नसीम अल बहर जो एक्सरसाइज है इंडियन और रॉयल नेवी ऑफ ओमान इन्होंने मिलकर करा है, तो ओमान के साथ नसीम अल बहर एक्सरसाइज जो 2024 में हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे, आसाम बेस्ड कंजर्वेशन साइंटिस्ट विभव कुमार तालुकदार, विभव कुमार तालुकदार को क्या दिया गया है? हैरी मिशेल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हैरी मिशेल अवार्ड दिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या है बन सकता है? स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कन्फर्ड द हैरी मिशेल अवार्ड 2024। तो हैरी मिशेल अवार्ड किसको दिया है? तो विभव कुमार तालुकदार जी को दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे ये देखिए, CDS-1 2018 का सवाल है। ओलिव रिडले टर्टल एक इंपॉर्टेंट थीम होता है, तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे तो उसको आपको करके ही जाना है। ऑपरेशन ओलिविया एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडले टर्टल इज अंडरटेकन। गाहिर माथा बीच याद रखिएगा, उड़ीसा में गाहिर माथा बीच। और सबसे ज़्यादा ओलिव रिडले टर्टल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोरोमंडल कोस्ट पे पाए जाते हैं। और आप बताएंगे कोरोमंडल कोस्ट कौन सा होता है? COAST। ठीक है। अब ऑपरेशन ओलिविया किसने स्टार्ट करा था? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड, जो 1 फरवरी को बनाया जाता है। 1 फरवरी को मनाया जाता है। ओलिव रिडले टर्टल के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये ऑपरेशन शुरू करा था। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओलिव रिडले सी टर्टल। अब देखिए पूछ रहा है क्या है? दे आर क्लासिफाइड इंडेंजर्ड। बिल्कुल गलत बात है। ये कैसे हैं? तो ये जो है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में रखे गए हैं, रेड लिस्ट में रखे गए हैं, रेड लिस्ट। ठीक है, वल्नरेबल। और ये कहाँ सबसे द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर ओलिव टर्टल इन इंडिया इज अंडमान निकोबार। नहीं, कहाँ पर? अभी तो बताया है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों गलत। आगे बढ़िए। आगे सवाल आपसे पूछा रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो क्या है? तो इट वाज लॉन्च इन 2023, बिल्कुल ठीक, विद द हेडक्वार्टर इन नई दिल्ली, बिल्कुल ठीक बात है। बिग कैट अलायंस, 7 बिग कैट की बात हो रही है। अभी पढ़ते हैं आगे क्या। ओनली कवर ओनली 5 बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड और चीता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज अ मल्टी कंट्री कोएलिशन ऑफ बिग कैट रेंज द कंट्रीज वेयर एबव मेंशन्ड बिग कैट्स आर फॉर्म्ड। एनुअल बजटरी सपोर्ट नहीं भाई, 150 करोड़ रुपए दिया तो गया है, लेकिन ये 150 करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स। ये बात भी ध्यान रखिएगा, एनुअली नहीं है। अब ये बिग कैट में कौन कौन आता है? तो जगुआर आता है, स्नो लियोपार्ड आता है, प्यूमा, लियोपार्ड, लायन, टाइगर और चीता। और इसमें क्या पूछ रहा है? ओनली 5 बिग कैट्स, नहीं भाई 7 बिग कैट्स। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने क्वेश्चन रैंडम बनाया था आपके लिए कि कौन कौन आते हैं। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जगुआर, देखो दिख रहा है हमारी तरफ, आपके तरफ दिख रहा है, ये भी तुम्हारी तरफ देख रहा है। ये देखो, ये कह रहा है कि भागो जल्दी यहाँ से। ये कह रहा है एग्जाम तो होगा होगा, मस्त एग्जाम एंजॉय कर रहे हैं। ये कह रहा है एग्जाम क्या, फोड़ देंगे सब। ये कह रहा है एकदम फाड़ के आए हैं।
ये कह रहा है अरे भाई हुआ नहीं, पढ़े ही नहीं थे ना इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में ध्यान रखिएगा। जगुआर, स्नो लियोपार्ड, प्यूमा, लियोपार्ड, लायन, टाइगर और चीता। अगला, लंपी स्किन डिजीज के बारे में बात हो रही है। लंपी स्किन डिजीज जो है वो वैक्सीन डेवलप किया गया है भारत बायोटेक ग्रुप फर्म विद आईसीआर गेट्स सिस्को लाइसेंस। तो पूछा जा रहा है लंपी स्किन डिजीज के बारे में बताइए सर। लंपी स्किन डिजीज जो है वो क्या है? इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट्स कैटल एंड बोफेलो। तो याद रखिएगा बैक्टीरियल नहीं है, ये कौन सा डिजीज होता है? वो वायरल डिजीज होता है। पहली बात, इट इज कॉज्ड बाय लंपी स्किन डिजीज वायरस एलएसडीबी विच बिलोंग्स टू पॉक्सविरेडी फैमिली। बात समझ में आ रही है? पॉक्सविरेडी फैमिली। ठीक है, तो ये जो होता है वो कैपरी, इसको अगर और डिटेल में जाएगा तो ये बोलेगा कैप्री पॉक्स वायरस से होता है, और कैप्री पॉक्स जो होता है वो पॉक्स विरेडी फैमिली से आता है। बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। इट इज अ जूनोटिक डिजीज मीनिंग इट कैन ट्रांसमिटेड टू एनिमल्स। नहीं भाई, ये कांट, कैन नॉट ट्रांसफर। ठीक है, कैन नॉट ट्रांसफर यानी केवल दूसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसमें देखिए लिया भी है कि भाई अबाउट लंपी स्किन डिजीज, इट इज एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज ऑफ कैटल एंड वाटर बफेलो। एलएसडीबी इज नॉट जूनोटिक, सो ह्यूमंस कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड बाय द वायरस। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, रामसर साइट के बारे में पूछ रहा है। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। इंडिया कब शामिल हुआ था? तो 1973 में हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी 1973 में हुई थी। तो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया इज 89। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, खेचो पालरी वेटलैंड इन सिक्किम एंड उधवा लेक इज इन झारखंड। बिल्कुल ठीक बात है। आगे देख लीजिए, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन साउथ एशिया और मैक्सिमम नंबर ऑफ 20 साइट्स इन तमिलनाडु। एंड इसको तीनों आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके अंदर रामसर कन्वेंशन के अंदर जो हुआ था 2 फरवरी को, तो यहाँ पे कुछ नए जो है रामसर साइट आए हैं, जैसे सक्का सक्कारा कोट्टई बर्ड सेंचुरी और थेराथंगल बर्ड सेंचुरी। कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसके बाद है खेचो पालरी वेटलैंड सिक्किम में, और उधवा लेक झारखंड में। तो ये दोनों तीनों कहानी आप ध्यान रखिएगा। अगला, स्क्रैमजेट इंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। स्क्रैमजेट ऑपरेट्स इफिशिएंटली ऑन सुपरसोनिक स्पीड। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा स्क्रैमजेट इंजन जो होता है कंबशन ऑकर्स एट सुपरसोनिक स्पीड। ये भी ठीक है, सब सोनिक आ जाएगा गलत हो जाएगा। स्क्रैमजेट्स आर अ टाइप ऑफ एयर ब्रीदिंग इंजन मीनिंग दे यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग। वो ऑक्सीजन लेते हैं सराउंडिंग से जलने के लिए। अनलाइक रॉकेट्स जो होता है वो खुद का अपना ओन ऑक्सीडाइजर लेकर चलता है। तो याद रखिएगा, जो रॉकेट्स होता है वो ऑक्सीजन सराउंडिंग से नहीं लेता है, क्योंकि उसको दूर जाना रहता है। वो खुद का ऑक्सीडाइजर लेकर चलता है, वहीं से ऑक्सीजन यूज करता है। लेकिन जो स्क्रैमजेट्स इंजन होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग से लेते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो, सुपरसोनिक मतलब क्या होता है? स्पीड फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। जब साउंड की स्पीड से कोई चीज़ फास्ट हो तो सुपरसोनिक। सबसोनिक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड से स्लो होना चाहिए। इंफ्रासोनिक का मतलब होता है साउंड वेव्स जो होता है वो 20 हर्ट्ज के नीचे हो जाए तो इंफ्रासोनिक, और जब 20 हर्ट्ज से ऊपर हो जाए तो अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़िए। जेड मोर टनल के बारे में बात हो रही है। जेड मोर टनल 6.5 किलोमीटर का है। बिल्कुल ठीक है। द टनल कट एंड कवर मेथड, बिल्कुल ठीक है। इट इज ऑल वेदर बाई डायरेक्शनल टनल टू इंश्योर ईयर राउंड कनेक्टिविटी। द टनल कनेक्ट्स गागनगीर इन गंडरबाल डिस्ट्रिक्ट टू सोरमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे? इसके पहले मैं आपको बता दूं जेड मोर टनल के बारे में। कहाँ पर है? तो लद्दाख को कश्मीर से कनेक्ट करेगा। 6.5 किलोमीटर जेड मोड़ लंबा टनल है। 8,650 फीट की ऊपर बनाया गया है। और ये जो है बनाया किसने है? तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बनाया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और 2400 करोड़ रुपए इसमें लगा है। बाद में समझ, द प्रोजेक्ट बिगेन इन 2015 अंडर बीआरओ बट लेटर इट वाज डेवलप्ड बाई NHIDCL। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौन किया है? तो पेयर्ड विद जोजिला टनल। It improves road access to Ladakh and reducing the route by 6 किलोमीटर between श्रीनगर और लेह। The tunnel has been built using the new Australian tunneling method। बात समझ में आ रही है? ये क्या बोल रहा है? कट एंड कवर मेथड गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है द टनल जो बना है वो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड पर बना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। आगे देखिए, अगला है सिलक्यारा बेंड बारकट टनल के बारे में बात हो रही है। क्या गलत है?
बात समझ में आ रही है? ये कहाँ पर है? सिलक्यारा जो है वो देखो चार धाम महामार्ग परियोजना का पार्ट है, पहली बात। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ, लिख लीजिएगा, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंडर में ये चीज आता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि भाई ये जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने बनाया है ये चीज़, ठीक है। उत्तराखंड में है, चार धाम महामार्ग परियोजना का पार्ट है। ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़िए। अगला है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के बारे में क्या सही है? तो इट वाज लॉन्च इन 2018, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर है, सेंट्रल सेक्टर नहीं है। देखो सेंट्रल स्पॉन्सर में सारा पैसा कौन देगा? तो गवर्नमेंट देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन सेंट्रल सेक्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें राज्य भी देगा, स्टेट भी देगा और सेंटर भी देगा। It provides health insurance coverage of up to 5 lakh per family per year, secondary and tertiary care hospitalization. It is targeted at vulnerable and economically weaker section identified based on the socio-economic caste census SECC 2011. It is fully funded. It is fully funded by central government without any contribution from state. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर, अच्छा अच्छा रुक जाओ, सेंट्रल सेक्टर जब हो जाएगा तो दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर हो जाएगा सेंट्रल। और इसमें जब सेंट्रल स्पॉन्सर होगा तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगा, स्टेट गवर्नमेंट भी देगा। और सेंट्रल सेक्टर में केवल कौन देगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ये बात याद रखिएगा, गलती से फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। देखो दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या हो जाता है? इसमें सेंट्रल भी देता है और स्टेट भी पैसा देता है। सेंट्रल सेक्टर में क्या हो जाता है? सेंट्रल सेक्टर में हो जाता है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये गलत है तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ये जो है सही है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 आपका सही आंसर है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2025 के जनवरी में प्रोजेक्ट 75 में कलवरी क्लास सबमरीन आए हैं। बताइए इसमें कौन कौन से हैं? आईएनएस कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। याद रखिएगा, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। P75-1, P75 इंडिया प्रोजेक्ट रेफर्स टू क्या है? तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने के लिए P75-1 इसको लॉन्च किया गया था। बात समझ में आ रही है? ये कलवरी क्लास यही है। P75 इंडिया जो है ये क्या है? यही कलवरी क्लास सबमरीन की बात हो रही है। तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन कौन सी होती हैं मैं पढ़ा चुका हूँ। आर्यस, अरिहंत, अरिघाट, अरिदमान और चक्र, ये चारों चारों चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे इंटरनेशनल ईयर की बात हो रही है तो 2025 का जो होगा वो ग्लेशियर से रिलेटेड होगा। तो 2025 का ग्लेशियर हो गया। 2022 क्या होगा? आर्टिजन फिशरी वाला हो जाएगा, 2022 ये हो जाएगा। 2023 क्या होगा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हो जाएगा, दाल हो जाएगा, मोटा अनाज हो जाएगा। 2024 क्या होगा? कैमलिट्स हो जाएगा, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे इंडिया इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडिया स्पेन रिलेशन के बारे में बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है, बिल्कुल ठीक है। इंडिया और स्पेन ने डुअल ईयर मनाने का टारगेट रखा है। तो ये बताओ सही है कि गलत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, विच टू इंडियन सिटीज, कौन कौन से ऐसे सिटीज हैं जो वेटलैंड सिटी में शामिल किए गए हैं? तो याद रखिएगा उदयपुर और इंदौर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अगला सवाल, हिम कवच क्या है? हिम कवच जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है ये क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड एंड वेदर रीजन, कोल्ड वेदर रीजन में अगर ये +20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेलने का क्या है? ये क्षमता इसके अंदर है, इसको हिम कवच कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट वो किसका बना होता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो होता है वो बना होता है आपका मेलामाइन का। याद रखिएगा किसका बना होता है? मेलामाइन का बना होता है, ठीक है। आगे देखिए, संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम जो है वो किसने लॉन्च करा है? इसका सही आंसर हो जाएगा, बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने।
बात समझ में आ रही है? इंडियन आर्मी के लिए टेक्नोलॉजी को, इंडियन आर्मी का ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन के क्षेत्र में संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। आगे देखिए, इंडिया ने ज्वाइन किया है यूरो ड्रोन प्रोग्राम एज ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इंडिया हैज ऑफिशियली ज्वाइन द यूरो ड्रोन प्रोग्राम एज अ फुल फ्लेज मेंबर, गलत। इट इज अ प्रोग्राम विद इन ज्वाइंट एफर्ट ऑफ फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है, दूसरा सही है, तो टू ऑप्शन सही हो जाएगा। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन के बारे में यूरो ड्रोन प्रोग्राम याद रखिएगा। इंडिया केवल एब्जॉर्बर है, फुल फ्लेज मेंबर नहीं है। आगे बढ़िए, आईएनएस अमूल्य के बारे में बात हो रही है। आईएनएस अमूल्य क्या है? तो आईएनएस अमूल्य जो है वो एक फास्ट पेट्रोल वेसल है जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड में लॉन्च किया गया है। आईएनएस अमूल्य, इसको भी ध्यान रखिएगा। आईएनएस उत्कर्ष क्या है? जो आईएनएस उत्कर्ष और आईएनएस समर्थक, ये भी याद रखिएगा, समर्थक, ये दोनों क्या है? आईएनएस समर्थक और आईएनएस उत्कर्ष जो है वो मल्टीपर्पज वेसल है, इससे बहुत सारे काम की लिए जा सकते हैं। आगे, आइरिस किसने डेवलप किया है? इंडिया का फर्स्ट एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप जो है ये किसने डेवलप किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर आइरिस को डेवलप किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये किस प्रोजेक्ट के अंडर में डेवलप किया है? तो याद रखिएगा, शक्ति प्रोजेक्ट के अंदर, शक्ति प्रोजेक्ट के अंडर में इसको डेवलप कराया गया है। अगला, रिगार्डिंग साइक्लोन 3 जो है इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाला क्या है? एक्सरसाइज है। कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। दोनों सही हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन क्या है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और व्हाट? तो इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। अगला क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसके बारे में पूछा जा रहा है। 15 नवंबर 2023 का सवाल है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अभियान फोकसेस ऑन रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग हाउसिंग एंड रोड, बिल्कुल ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, हाँ, जल जीवन मिशन के तहत ड्रिंकिंग वाटर भी देगा। वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज सेंटर, ये भी ठीक है। और इसको इंप्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सब सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। आगे देखिए, पीएम जनमन के बारे में बात करा जाए। पीएम जनमन क्या है? इट इज अ स्कीम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिटिंग एवरी मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पीएम जनमन के बारे में भी ध्यान रखिएगा। अब देखो, पीवीटीजी क्या है? पीवीटीजी बताइए, पीवीटीजी क्या है? मैं बता चुका हूँ पहले, इसके पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो पीएम जनमन के बारे में याद रखिएगा, ये कहानी जो है वो दी हुई है। इसमें क्या क्या करना है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है पीएम जनमन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसको बोला जाता है पीबीटीजी। अगला, व्हाट इज फ्लर्ट? वो फ्लर्ट नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये दूसरा चीज है ना? नहीं पता चला कि नहीं सर, भावनाओं में बह गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड 19, कोविड 19 भी फ्लर्ट करता है। आगे, विच विच इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डब्ल्यूएचओ फॉर एलिमिनेटिंग ट्रांसमिशन ऑफ ओंकोसिरैसिस, ठीक है, ओंकोसिरैसिस इसको पढ़ा जाता है रिवर ब्लाइंडनेस, इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजर, याद रखिएगा, रिवर ब्लाइंडनेस को इसको बोला जाता है, एलिमिनेट कर दिया है नाइजर ने। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एचएमपीवी रिसेंटली जो आया है, न्यूमोनिया से रिलेटेड है, न्यूमोनिया से रिलेटेड मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, मार्बर्ग वायरस रिसेंटली डिक्लेयर्ड ओवर अ रवांडा, रवांडा की कैपिटल किगाली बाय डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है? तो मार्बर्ग वायरस जो है फ्रूट बैट से फैलता है, याद रखिएगा। और युगांडा में कौन सा वायरस आया था? तो युगांडा में आया था डिंगा डिंगा वायरस। और डिंगा डिंगा वायरस जो है वो क्या है? तो ये केवल महिलाओं को होता है, और ये जब हो जाता है तो महिलाएं डांस करती हैं, शिवरिंग होती है पूरे बॉडी में, ट्रेम्बलिंग होती है, कांपने लगता है, इसको डिंगा डिंगा वायरस कहा जाता है, डांसिंग वायरस। अगला, विच कंट्री वाज सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द डब्ल्यूएचओ इन जनवरी 2025? तो जनवरी 2025 में कौन सर्टिफाइड हुआ है? तो जॉर्जिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और इंडिया में टीबी का टारगेट कब तक है? तो 2025 तक। और वर्ल्ड से टीबी का टारगेट कब तक है? 2030 तक। तो ये सारी कहानी ध्यान रखिएगा। अगला है, एनवीएस 2 सैटेलाइट क्या है? एनवीएस 2 सैटेलाइट क्या है? तो ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू इनहेंस इंडियाज रीजनल नेविगेशन कैपेबिलिटीज, एनवीएस 2 सैटेलाइट का काम है, याद रखिएगा। अगला सवाल, मत्स्य 6000 डेवलप्ड बाय एनआईओटी, एनआईओटी के बारे में पूछ रहा है कि बताए एनआईओटी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? एनआईओटी, एनआईओटी मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी,
इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। हम्म, क्या होगा भैया इसका सही आंसर बताएंगे। डीप सी, क्या हो जाएगा, डीप सी माइनिंग एंड बायोडाइवर्सिटी स्टडीज, बिल्कुल ठीक बात है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। मत्स्य के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से इसरो ने लॉन्च किया है। जीएसएलवी F-15 डिप्लॉय और NVS-2 सैटेलाइट भी दिया हुआ है। नाविक भी इसमें है, नाविक मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। मत्स्य 600 डीप सी सबमर्सिबल डिजाइन फॉर ओशन एक्सप्लोरेशन, particularly for deep sea mining and biodiversity studies, developed by the National Institute of Ocean Technology NIOT अंडर द समुद्रयान मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, समुद्रयान मिशन हाईलाइट कर लीजिएगा, समुद्रयान मिशन। ठीक है, उसके बाद कैपेबल ऑफ डाइविंग टू डेप्थ ऑफ 6000 मीटर। तो ये सारी कहानी आप क्लियर रखिएगा। अगला, विच ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स वर इंक्लूडेड इन नेशनल गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। 38 नेशनल गेम्स कहाँ हुआ है, तो 38 नेशनल गेम्स हुआ है यूके में। और 39 कहाँ होगा, तो 39 होगा आपका मेघालय में। और जब जो जीतता है उसको क्या बोल दिया जाता है, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दी जाती है। उसमें नए कौन कौन से ऐड किए गए थे, मलखम्ब मलखम्ब और योगा। उसके बाद 14th एशियन फिशरीज एक्वाकल्चर फोरम कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली में, इसको याद रखिएगा। आगे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सेट किया है बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और 2025 में जाएंगे तो एक्जियोम मिशन से जाएंगे, याद रखिएगा, एक्जियोम मिशन से 2025 मई 2025 में ये जाने वाले हैं, अभी आने वाले समय में ये जाएंगे। ठीक है, आगे इसमें डिटेल में लिखा भी होगा कि भाई इट इज़ लेड बाई एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन, शुभांशु शुक्ला विल सर्व द मिशन पायलट। और एस्ट्रोनॉट डिजाइन स्पेस एंड ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट एक्जियो मिशन नासा और इसरो का जॉइंट वेंचर है और प्राइवेट मिशन है 2025 के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने का, नासा इसरो, याद रखिएगा। निसार भी है। और इसके पहले राकेश शर्मा जो फर्स्ट इंडियन थे, ट्रैवल 1984 में गए थे, कैसे, सोवियत के सोयूज T11 मिशन से। और इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम था, राकेश शर्मा इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम से गए थे प्रोग्राम में, और ये सोयूज T11 मिशन से गए थे। अली एआई लिगांग फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो ये असम के मिशिंग ट्राइब मनाती है, याद रखिएगा, असम का मिशिंग ट्राइब जो है ये मनाती है अली एआई लिगांग फेस्टिवल। कहाँ मनाया जाता है, तो जोरहाट में मनाया जाता है, जोरहाट असम में। ठीक है, माउंट ईबू, माउंट ईबू एन एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो इंडोनेशिया, याद रखिएगा। माउंट ईबू हो, माउंट दुकोनो हो, माउंट मेरापी हो, माउंट क्राकातोआ हो, माउंट लेओताबी लाकी लाकी हो, माउंट जो है सिनेबुंग हो, ये सारी चीज़ें जो है इंडोनेशिया के पार्ट में आती हैं। ठीक है, माउंट रुआंग कहाँ है, अगर पूछा जाए माउंट रुआंग, तो माउंट रुआंग के बारे में ध्यान रखिएगा, ये सुलावेसी आइलैंड पे पड़ता है, सुलावेसी आइलैंड पे पड़ता है। माउंट मेरापी तो पता है, माउंट लाओ ताबी भी पता है आपको। चलिए, गुजरात का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के बारे में पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गुनेरी विलेज जो है इनलैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम, इसको सही आंसर है। इट इज सिचुएटेड 45 किलोमीटर, एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट 45 किलोमीटर नहीं है, दूसरा सही हो जाएगा, पहला आपका दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। उसके बाद स्फीयर एक्स मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन हो सकता है। स्फीयर एक्स मिशन जो है ये क्या है, तो याद रखिएगा स्फीयर एक्स मिशन क्या है, तो मैप करना इंटायर स्काई को इंफ्रारेड रेज लाइट से स्फीयर एक्स मिशन का काम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, किसका है, नासा का। अगला, नमस्ते स्कीम के बारे में बात हो रही है, नमस्ते स्कीम के बारे में क्या बताना चाहेंगे, तो याद रखिएगा इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पहला बात। दूसरा याद रखना है, इट इंश्योर्स सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर, ये भी दूसरा हो गया। इट इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, महुआ 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, नक्शा पोर्टल के बारे में बात हो रहा है, नक्शा पोर्टल जो है वो क्या है, बताइए इसका नक्शा पोर्टल क्या है। अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, नक्शा मतलब होता है नेशनल जियो स्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेबल प्रोग्राम, लॉन्च बाई डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILR MP। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इट इज पार्ट ऑफ, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इट एम्स टू अपडेट लैंड रिकॉर्ड बोथ रूरल अर्बन, द सर्वे ऑफ इंडिया इज द टेक्निकल पार्टनर ऑफ दिस स्कीम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नक्शा पोर्टल, याद रखिएगा, सारी कहानी इसके बारे में आपको दे दी गई है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, आगे, वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली इनॉग्रेटेड नेशनल टर्मरिक बोर्ड, कहाँ पर है, हैदराबाद, निजामाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा इसका कहाँ पर है, ये निजामाबाद में। ठीक, और पूछा जाए निजामाबाद कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा तेलंगाना में पड़ता है, निजामाबाद कहाँ है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश नहीं याद करना है। अगला, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया और यूएस ने मिलकर, इट इज डेवलप्ड बाय रशिया, नहीं भैया, इंडिया और यूएस ने मिलकर इसको बनाया है। इट इज़ अ मैन पोर्टेबल, बिल्कुल ठीक बात है।
जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या है, डिफेंस रिक्वायरमेंट इंडिया का फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। तो दूसरा गलत, तो दूसरा गलत, तो ये सारी कहानी गलत, तो पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसने किसने बनाया है, इंडिया और यूएस ने मिलकर बनाया है। आगे जेवलिन एंटी टैंक मैन पोर्टेबल है, फायर एंड फॉरगेट है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अमेरिकन डिफेंस मेजर राइथोन और लोकहेड मार्टिन ने इसको शुरू किया है। रेंज कितना है, 2.5 किलोमीटर का। फायर एंड फॉरगेट, हीट, जेवलिन्स हीट वॉरहेड। याद रखिएगा, ये सारी कहानी जो है आपको क्लियर होना चाहिए। अगला देखिए, नसम एस आर, NASM SR इज द नेम गिवन बाय इंडिया टू, क्या है ये, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेवल एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेवल एंटी शिप मिसाइल हो जाएगा। नसम एसआर के बारे में दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। नागालैंड को फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड के से नामित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया है, तो नागालैंड के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दिया गया है स्कॉच अवार्ड 2024 का, है ना। और नाम याद रखिएगा, नाम कौन कौन लिया है, तो एंगू कोन्याक और वेन्नई कोन्याक ने लिया है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएशन विद गर्भनी गर्भ दृष्टि। ठीक है, गर्भ दृष्टि के बारे में बात हो रही है, गर्भिणी दृष्टि के बारे में बात हो रही है। क्या है ये, डाटा डैशबोर्ड है, प्रोवाइड साउथ एशिया का लार्जेस्ट प्रेगनेंसी कोहर्ट डाटा सेट्स देना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गर्भिणी प्रोग्राम क्या है, मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ ने इसको स्टार्ट करा है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये सारी कहानी जो है आप इसको याद रख लीजिएगा। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि गर्भिणी डाटा डिपोजिटरी जो है किससे एसोसिएटेड है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेंडोरा मिशन के बारे में बात हो रही है, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद, तो ये हो जाएगा पेंडोरा मिशन नासा का। पेंडोरा मिशन क्या करेगा, 2025 में लॉन्च होना है, कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ में ये सारी चीज़ें जो है करनी है आपको। क्या करनी है, एटमॉस्फेयर का देखना है, ये सारा क्लाउड को देखना है, हैबिटेबिलिटी को देखना है। ये सारी कहानी एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इरेज कर दे रहा हूँ। पेंडोरा मिशन याद रखेंगे, नासा का है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फीचर इन न्यूजीलैंड नॉट बीन ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड। वांगनुई रिवर को सबसे पहले दिया गया था, माउंट तारानकी को दिया गया था, टी रिवर को दिया गया, इसको नहीं दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माउंट रिवाफ्यू। ठीक, आगे देखिए, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ बनाया गया है। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है पुडीमाडा का आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। उसके बाद पुनात सांगचू, ठीक है, मांगदिच्छू, पुनात सांगचू, छू जहां भी आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, भूटान से रिलेटेड होगा। इंडिया और भूटान की कहानी यहाँ पर चलेगी। आगे देखिए, इंडिया लिंक करा है कॉन्ट्रैक्ट विद रशिया फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 3M54 कैलिबर क्लब्स एस मिसाइल। क्लब एस मिसाइल के बारे में बात हो रही है, बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ वीपन, तो विच कैटेगरी ऑफ वीपन हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा एंटी शिप क्रूज मिसाइल के बारे में बात हो रही है। द अकाडा सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO इज प्राइमरली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, तो किसके लिए डिटेक्ट करने के लिए ये यूज किया गया है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स एंड टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल के लिए अकाडा सिस्टम को लॉन्च किया गया है। विच decommissioned इंडियन नेवी शिप इज being transformed into इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार को बनाया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे आप। उसके बाद इंडियन नेवी का सेट आर पार्टिसिपेटिंग इन IFR 2025 इन बाली इंडोनेशिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो INS शार्दुल और P-81 एयरक्राफ्ट इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज कार्तेमी, कार्तेमी क्या है, कार्तेमी रिसेंटली सीन इन न्यूज, तो कार्तेमी जो होता है वो क्या होता है, तो इंडिया का फर्स्ट कार टी सेल थेरेपी है, ब्लड कैंसर से रिलेटेड है। एज पर इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन रोड मैप, बाई विच ईयर डज इंडिया प्लान टू स्टैब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर सी। इसी के साथ हमारा स्लाइड होता है खत्म। टोटल हमारे पास 151 स्लाइड थे, 151 स्लाइड, हमने शायद 250 से ऊपर न्यूज कवर किए हैं, डिटेल में करा है, कुछ को मैंने छोड़ा है आपके लिए। ये PDF आपको चैनल पे दे दिया जाएगा, आप जाकर PDF को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे सर्च करके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। 13 अप्रैल को जिसका भी NDA CDS का एग्जाम है उसके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप जाइए, खूब अच्छा करिए, जीवन को अच्छा बनाइए, क्योंकि एग्जाम अच्छा होगा तभी जीवन अच्छा होगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने जो तैयारी करा है वो परफेक्ट है, आप अपनी तैयारी पे पूरा भरोसा रखिएगा। जो मेहनत करा है वो कभी भी खराब नहीं होता है। राम अवतार त्यागी की कविता है कि एक भी आंसू न कर बेकार, जाने कब समंदर मांगने आ जाए। ठीक है,
याद रखिएगा, सबके पास सब कुछ होता है, पॉसिबिलिटी हर जगह होती है, इसीलिए पॉसिबल होता है सब कुछ, संभव सब कुछ है। करने वाला हो तो कर सकता है, नहीं करने वाला एक्सक्यूजेस देता रहता है, पूरे जीवन एक्सक्यूज देता रहता है, फिर भी उसका कुछ नहीं होता है। मेरे भाई, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सब लोग अपना अपना सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखने के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई नहीं भूल जानी है। थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, 2-4 दिन आराम से थोड़ा टाइम लगाइए, थोड़ा दिन में पढ़िए, रात में आराम से सो जाइए, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कर लीजिए, परिवार से फैमिली को टाइम दीजिए, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, फैमिली इंपॉर्टेंट है यार, सबसे पहले फैमिली से भी बात किया करिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद से बात करना। अगर आप खुद से बात नहीं करेंगे तो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, परेशानी है, रोना है, दुख है, ये तो दुनिया में सबके पास है। आपके पास क्या है? खुश हैं आप खुश हैं? क्या आपके साथ रहने वाले लोगों को खुशी दे सकते हैं? क्या आपसे लोग बात करके खुश अच्छा महसूस करते हैं? ये सबसे बड़ी पर्सनालिटी होती है। तो अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाइए, छोटे बच्चों का ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, जीवन को अच्छा बनाइए, हर एक दिन को अच्छा बनाइए, ज़्यादा सोचिए मत। जब हर एक दिन अच्छा हो जाएगा तो दुनिया का ज़िंदगी भी अपने आप अच्छा हो जाएगा, दुनिया की चीज़ें भी अच्छी अपने आप हो जाएंगी। इसके साथ मैं यहीं पे अपने वाणी को देता हूँ विराम। और जो मैंने ये पढ़ाया है करंट अफेयर्स, उम्मीद करते हैं कि आने वाले कोई भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स आएगा तो क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। फिर आने वाले समय में 13 अप्रैल को जब एग्जाम हो जाएगा तो पेपर भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और ये बात याद करिए, एग्जाम आपसे नहीं होगा तो दुनिया का कोई ताकत एग्जाम और किसी का क्लियर नहीं करा सकती, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, धन्यवाद।